Salman Khan's Sikandar shows getting cancelled due to lack of audience? सलमान खान के सिकंदर को जनता के खराब रिव्यूज मिले। पिक्चर ने कुछ ठीक ठाक कमाई भी नहीं की, जिसके बाद से सलमान फैंस बहुत निराश हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर सलमान डू बेटर फिल्म्स ट्रेंड हो रहा था। You may think that I'm going to be 60, but I'm going backwards right now, इंशाल्लाह। क्योंकि हर अच्छी चीज को मैं दुगना कर रहा हूँ और हर बुरी चीज को मैं आधा कर रहा हूँ। 2025 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म यानी सलमान की सिकंदर, जिसे ऑडियंस, मूवी रिव्यूअर, सलमान फैंस इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं जितनी एक जुआरी शराबी निठल्ले लड़के से उसके माँ बाप सीधा यूपीएससी निकालने की एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन आरसीबी फैंस आईपीएल ट्रॉफी लाने के लिए करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह होता है बिल्कुल ही उल्टा, और ये फिल्म ऑडियंस को इतनी निराश करती है कि भाई ईद वाले दिन, जिसे सलमान डे भी कहा जाता है, जिस दिन पर आज से एक डिकेड पहले उत्सव मनाया जाता था, सलमान फैंस एक दूसरे की गंजी फाड़ के हवा में लहराते थे। लोग थिएटर्स में इंडिया पाक मैच से ज्यादा एक्साइटेड दिखते थे। सलमान की एंट्री से लेकर छोटे छोटे सीन्स, डायलॉग्स पे सीटियां, तालियां बजती थी। लेकिन आज उसी ईद के दिन पर थिएटर्स ऐसे खाली पड़े हैं जैसे कि ये थिएटर्स ना होकर कब्रिस्तान हो। तो मेरे भाइयों, मैं सिकंदर मूवी देखने आया था और ये सिकंदर मूवी का भाई हालत देख लो। और सही बता रहा हूँ भाई, आज ईद है, मुश्किल से थिएटर 20% ही भरा होगा, 80% खाली है। जहाँ एक टाइम पर सलमान की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग हुआ करती थी कि उनकी फिल्मों पर कमेंट करने से पहले बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स, मीडिया हाउसेस भी 10 बार सोचते थे, वहीं आज सलमान खान जैसा सुपरस्टार एक हंसी मजाक का पात्र बनकर रह गया है। लोग उनकी पेट निकली पिक्स वायरल करके उनका मजाक बना रहे हैं। उन्हें दद्दू सलमान, बुढ़ऊ और ना जाने क्या क्या कहकर ट्रोल किया जा रहा है। ऊपर से जब सिकंदर डे 1 में इंडिया नेट में 50 करोड़ तो छोड़ो, 30 करोड़ भी टच नहीं कर पाती, तो पूरा दोस्त फिल्म की पायरेसी को दे दिया जाता है। मतलब मैं कहता हूँ कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो पायरेसी के वीसीएस सर्कल से बच निकलती है। आज हालत ऐसी है कि सूरज बरजातिया के साथ फिल्म एटली वाली सेल हो चुकी है। तो देखो, पिछले 7-8 सालों में एक भी हिट ना डिलीवर कर पाने के जिम्मेदार सलमान खुद क्यों है, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो में सब कुछ बता रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिकंदर से सलमान के चैप्टर का दी एंड हो गया है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपको सलमान के एक ऐसे कमबैक प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिससे अब सलमान के हेटर हो या फैन, आपको भी कन्विंस होना पड़ेगा कि कैसे सलमान फिर से जल्द ही एक ग्रैंड कमबैक करने वाले। तो कौन कौन सी है उनकी अपकमिंग फिल्में, एज वेल एज हम ये भी जानेंगे कि सलमान कबीर खान के साथ कौन से प्रोजेक्ट करने वाले, और क्या सच में करण जौहर वाली बुल सेल्फ नहीं हुई है, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान क्यों सेल्ड हो गई है। इसके अलावा उनकी और कौन कौन सी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स है, सलमान का ग्रैंड कमबैक कैसे होने वाला है, सारी चीजों पर आज डिटेल में एविडेंसेस के साथ बात करेंगे। तो सलमान के कमबैक प्लान का करते हैं खुलासा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके काम कर दो हमारा छोटा सा। तो देखो, अभी रिसेंटली सलमान खान ने साउथ इंडियन ऑडियंस के लिए कहा था कि ये लोग रास्ते पे भाईजान भाईजान करते हैं, लेकिन यही लोग मेरी फिल्म देखने थिएटर नहीं आते, लेकिन हम लोग रजनीकांत की फिल्में देखने जरूर जाते हैं। बात यहाँ पे साउथ या बॉलीवुड की फिल्मों की नहीं है। पब्लिक को जो फिल्में एक्साइटिंग लगेगी वो उसी पे पैसे खर्च करना चाहिए। पिछले 7-8 सालों से अपने फैंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने वाले सलमान से इस बार उनके फैंस ही खफा हो गए। जहां सलमान की एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार भी सिकंदर जैसी नो ब्रेनर फिल्म वो लाएंगे और वो फिल्म 300-400 करोड़ यूं ही कमा लेगी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईद वाले दिन भी थिएटर्स खाली पड़े रहे, और मैं कहूंगा कि ऐसा होना भी जरूरी है, जिससे सलमान खान को समझ में आए कि अब ऑडियंस है उनके दाई हार्ट फैंस भी सिर्फ उन्हें देखने के लिए थिएटर्स नहीं आएगी। सलमान खान ने रजनीकांत सर की बात की तो वो सलमान खान से 10-12 साल बड़े हैं। 74 की एज में वो जेलर 1, 2, वेटियन, कूली जैसी फिल्में ला रहे हैं और 500-600 करोड़ छाप के जा रहे हैं। आपको लगता है कि रजनीकांत की फिल्में अगर बकवास स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले के साथ आएगी तो वो इतने पैसे कमा के जाएंगे? नहीं। तो अब सलमान खान के उन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं जिनको अगर सलमान ने सीरियसली लिया, उन प्रोजेक्ट्स पे खून पसीना बहाया, तो ये प्रोजेक्ट सलमान खान का एक सॉलिड कमबैक तो करवाएगी, ऊपर से सलमान को फिर से एक सुपरस्टार की तरह एस्टेब्लिश कर देगी। पवन पुत्र भाईजान। सिकंदर पिटने के बाद सबका भरोसा सलमान खान से उठने लगा है, जिसके काफी सारे रीजंस है, जिसमें सलमान की 100 करोड़ की मोटी फीस है, सॉन्ग से लेकर स्क्रिप्ट, डायलॉग, हर चीज में उनका इंटरफेयर करने वाला नेचर है, अपने दोस्त बंधुओं को फिल्मों में प्रोड्यूसर्स को फोर्स करवा के लेने वाली बात है, और डायलॉग्स के नाम पे आधा मुंह खोल के कुछ बुड़बुड़ा देना। इसीलिए सलमान की साउथ डायरेक्टर के साथ 2 प्रोजेक्ट सेल हो चुकी है। एटली कुमार से लेकर किक 2 के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का भी जी मिचला रहा है सलमान को लेके। ऐसे में जो फिल्म सच में सलमान का एक कमबैक करवा सकती है वो है बजरंगी भाईजान 2, जिसका टाइटल फरवरी 2025 में सलमान ने खुद ही रिवील कर दिया था एज पवन पुत्र भाईजान। इस फिल्म की राइटिंग पे ऑलरेडी काम हो चुका है और राजा मौली के बाबूजी यानी कि वी विजेंद्र प्रसाद ने ही स्टोरी लिख डाली। पार्ट 1 में मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने के बाद अपने पवन कुमार चतुर्वेदी की स्टोरी लाइन को ही ये फिल्म कंटिन्यू करेगी। हाँ, बीच में ऐसे रूमर्स भी आए थे कि इस बार राजा मौली खुद बजरंगी भाईजान पार्ट 2 को डायरेक्ट करेंगे, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। मगर क्यों? क्योंकि देखो, सलमान खान के सेट पर सलमान की चलती है, बाकी लोग सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। वही राजा मौली को हमेशा एक ऐसा एक्टर चाहिए होता है जो पानी की तरह फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस हो, वो डायरेक्टर्स एक्टर हो, और इसीलिए सलमान खान ने भी इस बात को डिनाई कर दिया था कि राजा मौली उनकी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ऐसी खबरें आई थी, आपसे जानना चाहूंगा कि राजा मौली साहब के साथ में आपके कुछ आई डोंट नो, आप ही बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होगा तो ज़रूर, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ ज़रूर होगा। उन्होंने
बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान। और इस बार पार्ट 2 में करीना कपूर को रिप्लेस करेंगी पूजा हेगड़े। अब देखो, आज से लगभग 10 साल पहले आई बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म ने उस टाइम पे 918 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऐसे में पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल है, ऊपर से वी विजेंद्र प्रसाद जैसे राइटर है, तो स्टोरी पे सवाल उठाना तो गलत होगा। अगर इस फिल्म में सलमान ने थोड़ी सी भी एफर्ट लगा दी ना, तो ये फिल्म आराम से 1500 करोड़ कलेक्शन करने का बूता रखती है। अरे आज भी मेरे घर पे लोग बैठ के बजरंगी भाईजान देखते रहते हैं, और इकलौती इस फिल्म के बाद लोग सलमान खान की सारी फ्लॉप डिजास्टर यूं ही भूल जाएंगे, जैसे कभी 2005 से 2008 के टाइम पे हुआ था, जब सलमान ने 8 फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर दी थी। और पवन पुत्र भाईजान को ही सलमान की अगली प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है, जो कि 2027 तक रिलीज हो सकती है। और पब्लिक में आज भी इस फिल्म की कल्ट फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा इसके सीक्वल को जरूर मिलेगा। देखो, किक 2 सलमान खान के ताश के पत्तों का वो इक्का है जिसका इस्तेमाल करते ही उनकी खोई हुई स्टारडम उन्हें फिर से वापस मिल जाएगी। और आपको शायद ही पता होगा कि फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने 2023 में ही कंफर्म कर दिया था कि किक 2 की स्टोरी फुल्ली कंप्लीटेड है, वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस फिल्म को रिलीज करेंगे। और इस फिल्म का भी सेकंड पार्ट सेम स्टोरी को कंटिन्यू करेगी और जैकलिन फिर से इस फिल्म में आपको दिखाई देंगी। बट सलमान की बैक टू बैक फ्लॉप्स एंड डिजास्टर के बाद ही इज वेरी मच एक्सपेक्टेबल अबाउट द सक्सेस ऑफ किक 2, क्योंकि पिछले कुछ सालों में साजिद नाडियाडवाला ने बहुत फटके खाए हैं, जैसे कि 83 बच्चन पांडे, हीरोपंती 2 चंदू चैंपियर, और फाइनली अब जाकर सलमान की सिकंदर। इस फिल्म पे भी उन्होंने पैसे लगाए थे, लेकिन फिल्म की हालत डॉबी जैसी हो गई। ऐसे में किक 2 सेलेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि साजिद नाडियाडवाला फिर से सलमान के साथ तब तक काम करेंगे जब तक वो खुद के दम पर कोई हिट न दे दे। और आप सबने नोटिस किया होगा कि लोगों को अभी भी सलमान से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सलमान का करियर खत्म हो गया, बल्कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि सलमान को एक अच्छे डायरेक्टर, एक पावर पैक्ड स्क्रिप्ट और चाटुकारों से दूर रहने की जरूरत है। उनका मैनेजर जॉडी पटेल, जिसे सलमान के फैंस थोक में गालियां दे रहे थे, जब से इस पनौती ने सलमान खान के यहाँ ज्वाइन किया है, सलमान सिर्फ घटिया फिल्में ही दे रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि सलमान की एज हो गई है, उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी झंड चल रही है ड्यू टू कंटिन्यूअस थ्रेट्स ऑफ बिश्नोई, और उनकी हेल्थ भी कुछ टाइम से ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो मैं सुल्तान जैसी एक एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग और बवाल फिजिक वाली फिल्म तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि सलमान खान कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में सिर्फ इजी मनी कमाने में लगे हुए, फिर चाहे वो बिग बॉस हो या फिर भर भर के एड शूट्स करना। ऊपर से ऐसे भी न्यूज आती है कि सलमान अपनी अर्निंग का सिर्फ 10% ही लेते हैं, बाकी उनकी फैमिली मेंबर्स और चैरिटी के लिए चली जाती है। ऐसे में मैं कहूंगा कि सलमान खान को अपनी फीस रिड्यूस करनी चाहिए, या फिर एसआरके की तरह एंटायरली प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल पे स्विच कर लेना चाहिए, जिससे कि मेकर्स पर उनके भारी भरकम फीस का बोझ ना पड़े और वो पैसे का इस्तेमाल फिल्म मेकिंग में कर पाए। देखो, आमिर सलमान को साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देखना पब्लिक को सालों हो चुके हैं। ऐसे में आज 31 साल पहले आई फिल्म अंदाज अपना के सीक्वल्स की अनाउंसमेंट होती है, तो 90s किड को अपना पुराना बचपन याद आने लगता है, और आमिर और सलमान की वो कॉमेडी आज भी लोग भूल नहीं पाते। पार्ट 2 की बात करें तो आमिर खान ने खुद कंफर्म किया था कि वो और सलमान रेडी हैं साथ में इस फिल्म पर काम करने को, एंड डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इज करेंटली डेवलपिंग द स्क्रिप्ट। राज संतोषी इज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ अंदाज अपना। तो ये न्यूज काफी गर्म आई है, मतलब अभी उसने शुरू किया है, ज्यादा एक्साइटमेंट भी हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने भी काम शुरू किया है, but I'm glad he started thinking about it because I think it'll be a great film for all of us to do, and I think for audiences to watch. अंदाज अपना too. इससे भी बड़ी बात बताऊं, filmfare.com के अकॉर्डिंग छोटा सा कैमियो ही सही, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान भी होंगे, और सालों से ऑडियंस चाह रही थी कि वो इन तीनों खान को एक साथ बिग स्क्रीन पर देखे, तो ये फिल्म शायद वो विश भी पूरी करने जा रही है। देखो, फिल्म कंफर्म्ड है और फ्लोर पे जा चुकी है। अगेन ये एक इकलौती ऐसी फिल्म होगी जिसके लिए ऑडियंस में मारा मारी भी हो जाएगी, बशर्ते फिल्म की स्टोरी थोड़ी सही हो, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स का काम सही इंसान के हाथों में दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी फिल्म से अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो ऑडियंस उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका खामियाजा तीनों खान को उठाना पड़ सकता है। सो आई होप कि फ्यूचर में हमें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा कोलैब देखने को मिले, टाइगर वर्सेस पठान। वेल, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अरे ये फिल्म तो सेल्फ्ड हो गई, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्म सेल्फ्ड या डिब्बा बंद नहीं हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फिलहाल के लिए फिल्म पोस्टपोन जरूर हो गई है, वो भी सलमान की वजह से नहीं बल्कि एसआरके की वजह से। हाँ, क्योंकि ड्यू टू सम अनरिवील्ड रीजन एसआरके अभी इस प्रोजेक्ट को टाइम नहीं देना चाहते। वहीं सलमान ने कहा था कि टाइगर इज ऑलवेज रेडी, मतलब वो इस फिल्म के लिए हमेशा से तैयार है। सिकंदर के बाद से आदित्य चोपड़ा भी इस फिल्म पर पैसे लगाने से पहले थोड़े से सोच विचार करने लगे, क्योंकि टाइगर वर्सेस पठान को 300 करोड़ का मैसिव बजट एलोकेट किया गया था, जो कि मुझे लगता है कि आज तक वायर की किसी भी फिल्म पे लगाया गया होगा। इवन ऋतिक की वॉर 2 को भी 200 करोड़ के बजट पे प्रोड्यूस किया गया है। अब इतनी हाई बजट वाली फिल्म को मेकर सही टाइम पे ही लाना चाहेंगे, लेकिन ये फिल्म सलमान के लिए एक ऐसी फिल्म साबित होगी जिसके बाद पब्लिक उनके पुराने सारे पाप भुला देगी। वेल, एसआरके के पास आज खुद के ही काफी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। दूसरी बात, एसआरके और सलमान को एक साथ स्क्रीन पे दिखाना इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर यही चीज बहुत ही जल्दी बार बार होगी तो उसका मजा थोड़ा कम हो जाएगा। और देखो, यही वो 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो सलमान की कितनी बुरी हालत क्यों ना हो, ये प्रोजेक्ट्स उनके लाइफ जैकेट की तरह काम
करेगी और उनके डूबते करियर को फिर से वापस उठा देगी। इसके अलावा करण जौहर वाली द बुल, जिसकी बार बार शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से बताया गया था कि सलमान बैकआउट कर चुके हैं, वो फिल्म दरअसल सेल्फ नहीं हुई। उसके स्क्रिप्ट पे फिर से काम चल रहा है और 2025 में ही उस फिल्म पे फिर से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा गंगाराम सलमान की कबीर खान वाली अनटाइटल प्रोजेक्ट भी तो है। तो ये कहना कि सलमान का करियर खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल ही बेतुकी बात होगी। लेकिन हाँ, अगर सलमान का रवैया चेंज नहीं हुआ तो हेटर्स ना करे, फैंस वो काम करेंगे जो सलमान ने सोची ना होगी, जिसकी झलक सिकंदर में उनके फैंस ने ऑलरेडी उन्हें दिखा दिया है। वैसे सलमान के कमबैक के बारे में पर्सनली आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। Recently, I watched one of my favorite actors' interviews where he was like, there will come a Garland, but there will come tomatoes, stones and eggs on you. You have to be okay with it. And I completely agree because that's a, public figure. But if that stones on you start hurting you and you start bleeding because of those stones, then that's not okay. रश्मिका मंदाना जो सैंडलवुड जैसे रीजनल सिनेमा से निकल के आज पैन इंडिया की ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी हैं, जिसमें थलपति विजय से लेकर अल्लू अर्जुन, रणवीर, विकी और अब तो बॉलीवुड के गेट कीपर बोले तो बॉलीवुड में एंट्री एंड एग्जिट दिलाने वाले सलमान के साथ भी काम कर चुकी है। मतलब रश्मिका ने जिस स्पीड से प्रोग्रेस किया उसने सबको चौंका के रख दिया। कन्नड़ा इंडस्ट्री में बस 5 मूवीज करके लेकिन पांचों के पांचों सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद उन्हें वहां से इतना प्यार मिला जो रश्मिका ने कभी भी कन्नड़ा ऑडियंस से एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन वही कन्नड़ा ऑडियंस आज की डेट में उनसे इतना हेट करती है कि अनऑफिशियली उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, उन्हें सैंडलवुड से बैन तक कर दिया जाता है। देखो, फिल्म स्टार को लव एंड हेट दोनों मिलना बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन रश्मिका मंदाना के केस में चीजें इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं, सैंडलवुड के स्टार्स भी उनका नाम लेना तक पाप समझने लगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रश्मिका को हेट क्या उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की वजह से मिला या इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और एग्जैक्टली कौन है रश्मिका मंदाना और कैसे उन्होंने सिनेमा वर्ल्ड में इतनी जल्दी इतनी ज्यादा फेम एंड वेल्थ बनाई। सो इस वीडियो को अभी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने के लिए। तो रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका के कोडगुई डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन विराजपीठ में होता है, जहां रश्मिका के पापा मदान मंदाना एक कॉफी स्टेट ओन करते हैं और उनका एक फंक्शन हॉल भी होता है। और रश्मिका की मां सुमन मंदाना इंडिया की मोस्टली लोगों की मदर की तरह एक होम मेकर होती है। और उनके पापा के ऑक्यूपेशन के बारे में सुन के आपको लग रहा होगा कि उनकी फैमिली के पास कुछ स्टेबल इनकम का सोर्स तो था, तो रश्मिका को कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि रश्मिका और उनकी फैमिली दोनों ने काफी बुरा वक्त भी देखा था। और ऐसा बताया जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब रश्मिका के पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रश्मिका के लिए एक खिलौना तक खरीद सके। और एक बार तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि रश्मिका के पेरेंट्स घर का रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जब कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में अपना चाइल्डहुड स्पेंड करता है तो वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाता है और वो प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ने की सोचता है। और इसी सोच के साथ रश्मिका आगे बढ़ती है और वो पढ़ाई में काफी अच्छी होती है। कॉर्क पब्लिक स्कूल से अपनी एजुकेशन के बाद वो MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में बेंगलुरु से साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है, जिसे देख के पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा स्टूडियस और नर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट होती है। लेकिन आज की डेट में वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन उनका एक्ट्रेस बनने का सपना दूर दूर तक नहीं था। इवन ये भी बताया जाता है कि रश्मिका इतनी लो कॉन्फिडेंट और साई थी कि उनको लोगों से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। अब तुम सोच रहे होगे कि फिर ऐसा क्या किया रश्मिका ने कि सीधा एक साई लड़की से वो नेशनल क्रश बन गई। तो रश्मिका मंदाना की लाइफ चेंज होती है 2014 में, जब वो क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फेस ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और हजारों कंटेस्टेंट को बीट करते हुए वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है। और अक्षय कुमार खुद उनको ये अवार्ड देते हैं और ये कॉम्पिटिशन जीतने की वजह से उनको थोड़ा थोड़ा फेम मिलना शुरू हो जाता है। इवन वो
वो आगे चलकर क्लीन एंड क्लियर की ब्रांड एम्बेसडर भी बनती है। और इस कंपटीशन को जीतने की वजह से रश्मिका को जो एक्सपोजर मिलता है वो उन्हें आगे जाके उनके मॉडलिंग करियर में काफी हेल्प करता है। 2015 में वो LA मॉडल बैंगलोर में टॉप मॉडल हंट कंपटीशन भी जीत जाती है और इन्हीं सब कंपटीशन में जीतने की वजह से रश्मिका को बहुत से एडवर्टाइजर्स की अटेंशन मिलने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ कमर्शियल्स भी मिलती है और वो काफी सारे फोटो शूट भी करती है। और इन्हीं सब कंपटीशन में पार्ट लेने की वजह से रश्मिका को उनके करियर में पहली कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी भी मिलती है। बताया जाता है कि रश्मिका के क्लीन एंड क्लियर कंपटीशन की एक पिक देखने के बाद ऋषभ शेट्टी उनसे काफी इंप्रेस होते हैं और उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस चाहिए होता है, तो वो रश्मिका को ऑडिशन देने के लिए बोल देते हैं। और उस ऑडिशन के बाद मिलती है रश्मिका को उनकी डेब्यू फिल्म किरिक पार्टी, जिसको खुद ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया होता है और उस फिल्म में रश्मिका के अपोजिट होते हैं रक्षित शेट्टी। किरिक पार्टी फिल्म कन्नड़ा में बहुत बड़ी हिट साबित होती है। उसके बाद रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री में 4 और मूवीज करती है, अंजनी पुत्र चमक, यमजमा और पोगारू। तो टोटल रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री में 5 मूवीज करती है और इन मूवीज में एक कॉमन चीज ये होती है कि ये 5 की 5 फिल्में कॉमर्शियली सक्सेसफुल होती है। और कन्नड़ा इंडस्ट्री में रश्मिका के 100% सक्सेस को देख के लगता है कि कन्नड़ा ऑडियंस उन्हें काफी पसंद करती होगी, बट ऐसा होता नहीं है, बल्कि कन्नड़ा ऑडियंस उल्टा उनको इतना हेट करती है, इतना ज्यादा कि वो चाहते हैं कि कन्नड़ा इंडस्ट्री में रश्मिका को बैन कर दिया जाए। एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस रश्मिका जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री को इतनी सारी हिट मूवीज दी, उनसे ऐसी कौन सी और क्या गलतियां हो गई कि कन्नड़ा ऑडियंस अब उन्हें कैंसिल कर चुकी है। और इन सब की वजह से रश्मिका के करियर पे कितना इफेक्ट हुआ, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, रश्मिका के अगेंस्ट हेट की शुरुआत तब होती है जब वो 2017 में रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट करने के बाद 2018 में कॉम्पेटेबिलिटी इशू की वजह से शादी कैंसिल कर देती है। रश्मिका का ऐसा करना रक्षित शेट्टी के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अब वो रश्मिका को ट्रोल करने लगते हैं। बस इस रिलेशनशिप की वजह से रश्मिका को जो हेट मिला वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से बॉलीवुड में दीपिका और रणवीर को भी हर हफ्ते हेट मिलते रहते हैं। तो जो एक्चुअल हेट रश्मिका मंदाना को मिलना शुरू हुआ वो हुआ 2019 में, जब डियर कॉमरेड के एक प्रोमोशनल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कन्नड़ा बोलना काफी डिफिकल्ट लगता है। अब देखो, किसी लैंग्वेज के बोलने में डिफिकल्टी होना ये बड़ी ही आम समस्या है, लेकिन कन्नड़ा स्टेट से बिलोंग करते हुए भी कन्नड़ा लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम होना ये एक प्रॉब्लमेटिक बात जरूर है। और रश्मिका के इस प्रॉब्लम की वजह से कन्नड़ा ऑडियंस को उनसे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कन्नडिगास अपने जीएफ को लेके इतने पॉजिटिव नहीं है जितना अपने लैंग्वेज को लेके। तो उन्हें लगा कि रश्मिका उनकी लैंग्वेज को इंसल्ट कर रही है और ये देख के बहुत से कन्नडिगास का सेंटीमेंट हर्ट हो गया और यहीं से रश्मिका को लेके कन्नड़ा ऑडियंस में हेट स्टार्ट हुआ। और यहाँ जो हेट रश्मिका को मिल रहा था वो सब एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन उसी चिंगारी में रश्मिका टाइम टू टाइम पेट्रोल डीजल सब डालती रही। जैसा कि 2022 में जब हर जगह कांतारा की वेव चल रही थी और हर कोई इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा था, उसी की बातें हो रही, तब सारे लोग रश्मिका मंदाना से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने भी ये फिल्म देखी होगी और वो इस फिल्म को जरूर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन सपोर्ट करना तो छोड़ो, उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्होंने वो फिल्म देखी ही नहीं है। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी देखी? और अपनी कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी के अगेंस्ट रश्मिका का ऐसा बिहेवियर देख के कन्नड़ा के लोग एक बार फिर से आग बबूला हो गए और उन्होंने रश्मिका को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इवन कुछ लोगों ने तो उनकी मूवीज को बॉयकॉट करने की भी बात करने लगे। लेकिन जब चिड़िया खेत चुग गई तब जाकर न्यूज आई कि रश्मिका ने कांतारा फिल्म देखी और उन्होंने कांतारा की टीम को पर्सनली मैसेज भी किया। बट इस चीज की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो डैमेज हुआ था उससे इस डैमेज कंट्रोल से कुछ फर्क नहीं पड़ा और शायद इसी डैमेज का बदला लेने के लिए रश्मिका ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से रश्मिका के अगेंस्ट हेट 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। तो बात है उस साल की जब रश्मिका अपनी बॉलीवुड फिल्म गुड बाय के प्रमोशन में बिजी होती है। तो उसी दौरान जब एक इंटरव्यू में वो बता रही होती है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे मारी, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो उनके डेब्यू फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। And I was just getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this प्रोडक्शन हाउस अपैरेंटली। जैसा कि आपने इस इंटरव्यू में देखा, ये रश्मिका अपने ही डेब्यू फिल्म किरिक पार्टी को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस बरम्बा स्टूडियो, जिसको खुद रक्षित शेट्टी ओन करते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने की जगह ये अजीब सी हैंड मूवमेंट करती है, जो कि बहुत से लोगों को सही नहीं लगा। इवन कुछ लोगों को लगा कि रश्मिका यहाँ इंटेंशनली रक्षित शेट्टी या ऋषभ शेट्टी को इंसल्ट कर रही है। और जैसे इस इंटरव्यू में रश्मिका ऋषभ और रक्षित शेट्टी के बारे में बात करना अवॉइड कर रही है, ये चीज देख के एक दूसरे इंटरव्यू में ऋषभ ने रश्मिका को इनडायरेक्टली करारा जवाब दिया। रश्मिका या समंथा? Samantha, I like her performance. So, और ये there's Samantha, there's Rashmika, there's Kirti Suresh, Sai Pallavi. These are some of the actresses who are really known in this side of the fraternity. इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसका काम ज्यादा पसंद करते हैं? Who do you want to work with next if you have to? Because everybody is crossing borders, right? Like today, there's a Telugu film actor also doing a Kannada film, and a Kannada film actor also trying to do everything. So, if you have to work with any of these, who would you work with and why? ना हर बार कहानी खत्म होने के बाद स्क्रिप्ट फिनिश होने के बाद मैं सोचता हूँ किसको लेना है, क्या करना है करके, और ज्यादा से ज्यादा मुझे न्यू कमर्स पसंद आते हैं क्योंकि वो ज्यादा कैरेक्टर लगते हैं, जो बैगेजेस नहीं रहते हैं। और ये आप जो लिस्ट दिया है उसमें मुझे ज्यादा इस टाइप ऑफ एक्टर्स को आई डोंट लाइक देम, लेकिन ये साई पल्लवी जी और समंता जी का जो काम बहुत अच्छा लगता है मुझे। दे आर द ट्रू आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट परफॉर्मेंस
और फिर इसी साल 2025 में छावा मूवी के एक इवेंट के दौरान रश्मिका ने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि रश्मिका कर्नाटका यानी कन्नड़ इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिसोन कर चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है कि रश्मिका कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, बट छावा मूवी के प्रमोशन के दौरान रश्मिका लोगों को ये बताती हैं कि वो हैदराबाद से हैं। Because I'm from Hyderabad, I have come alone and today I hope I am a part of all of your family and thank you. और रश्मिका की इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर कन्नड़ा लोग भड़क जाते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस बार सिर्फ कन्नड़ा लोग नहीं बल्कि बाकी साउथ इंडियन लोग भी भड़क जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि रश्मिका एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसको अभी तेलुगु इंडस्ट्री से बेनिफिट हो रहा था, वो हैदराबाद को अपना होम बता रही है। आगे जाकर जब उनको बॉलीवुड में बेनिफिट होने लगेगा तो वो मुंबई को अपना घर बताने लगेंगी। तो बेसिकली इस इंसिडेंट के बाद लोग रश्मिका को एक ऐसी लेडी की तरह देखने लगे जो हर इंडस्ट्री और उसके लोगों को बस अपना करियर आगे ले जाने के लिए यूज कर रही है। अब देखो, वैसे तो अब हम उन सारी चीजों पर बात कर चुके हैं जिसकी वजह से रश्मिका को इतना हेट मिलता है, बट एक रीजन अभी भी बाकी है और वो ये है कि पिछले कुछ सालों से कन्नड़ा इंडस्ट्री का राइज स्टार हुआ है और कन्नड़ा इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री को उसके बिग नेम्स की जरूरत, बट वहीं बिग नेम्स लाइक रश्मिका मंदाना अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने की जगह बिग पे चेक के लिए तेलुगु और बॉलीवुड जैसी मूवीज करने लगी। और यही बात कन्नड़ा इंडस्ट्री के फैंस को पसंद नहीं आती है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है और वो ट्विस्ट ये है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के मूवीज अब तो प्रशांत नील भी नहीं करते। इवन दीपिका एंड ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेस भी कर्नाटका से ही बिलोंग करती है, बट उन्होंने कर्नाटका की जगह हिंदी लैंग्वेज में वर्क करना प्रेफर किया। लेकिन इनको कभी भी वो हिट नहीं मिल रहा है जो रश्मिका को मिल रहा है और उसके पीछे का जो रीजन है वो काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस हेट की वजह से रश्मिका के करियर पे क्या इफेक्ट पड़ा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या रश्मिका के अगेंस्ट ये हेट नॉर्मल है या किसी की साजिश है। ऐश्वर्या राय जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है, बट बात जब फिल्मी करियर की आई तो उन्होंने कर्नाटका की जगह हिंदी और तमिल सिनेमा को ज्यादा प्रेफरेंस दी। दीपिका पादुकोण भी कर्नाटका से बिलोंग करती है और इन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत बेंगलुरु से की, बट आगे जाके इन्होंने एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने की सोची तो इन्होंने कन्नड़ा की जगह हिंदी सिनेमा को प्रेफर किया। इवन प्रशांत नील एक ऐसा आदमी है जो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है कन्नड़ा सिनेमा के राइज के लिए, बट KGF 2 जैसे कन्नड़ा फिल्म से बिग डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री के बजाय तेलुगु सिनेमा को प्रेफर किया। KGF 2 के बाद उनकी फिल्म सालार एक तेलुगु फिल्म थी और उसके बाद वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका टाइटल ड्रैगन बताया जा रहा है उसमें कोई कन्नड़ा एक्टर के साथ काम करने की जगह एक तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR के साथ काम कर रही है और उसके बाद वापस से वो तेलुगु फिल्म सालार 2 पे काम करेंगी। अब जो 3 नाम मैंने तुम्हें बताया उनमें से 2 चीजें कॉमन है। पहली ये कि उन्होंने अपनी मदर लैंग्वेज की जगह दूसरी लैंग्वेज में अपनी फिल्मी करियर बनाने की सोची। दूसरी कॉमन चीज ये है कि इन तीनों को ही कन्नड़ा इंडस्ट्री या कन्नड़ा के लोग कभी भी हेट नहीं मिला, बट वहीं पे कुछ लोगों को लगता है कि सेम चीज करने के लिए रश्मिका को काफी हेट फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि रश्मिका को जो हेट मिला वो दूसरी लैंग्वेज की मूवीज में काम करने की वजह से नहीं मिला, बल्कि अपनी मदर टंग को लेके या कन्नड़ा इंडस्ट्री को लेके जो उनका जो डिसरिस्पेक्टफुल और एरोगेंट बिहेवियर नजर आया उसकी वजह से मिला। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्रशांत नील की बात करें या ऐश्वर्या या दीपिका की बात करें या फिर इवन कन्नड़ा एक्टर्स जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं लाइक किच्चा सुदीप या रॉकिंग स्टार यस, तो उन्होंने कभी भी अपनी मदर टंग को लेके या अपने लोगों को लेके ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं दिखाया जिसकी वजह से उनको हेट फेस करना पड़े जो रश्मिका मंदाना को फेस करना पड़ रहा है। अब देखो, ये बात सच है कि रश्मिका को काफी हेट मिला है और उस हेट की वजह से उनकी इमेज भी काफी डैमेज हुई है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से रश्मिका के अगेंस्ट हेट स्टार्ट हुआ है तब से उनकी ग्रोथ लाइट की स्पीड से बढ़ती जा रही है। और जैसा कि रश्मिका के अगेंस्ट हेट शुरू हुआ था 2018 में उनकी रचित शेट्टी के साथ रिलेशनशिप ओवर होने की वजह से, बट उसी दौरान या यूं कहें उसके बाद से उन्होंने तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में थ्राइव करना शुरू कर दिया। जहां तेलुगु इंडस्ट्री में उन्होंने गीता गोविंदम, सरलू निक्केवारू, सीतारामन, भीष्म, पुष्पा द राइज, द रूल जैसी सुपर हिट मूवीज दी, तो वहीं उन्होंने तमिल में सुल्तान और वारिसू जैसी बिग हिट मूवीज भी दी। आज की डेट में रश्मिका इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है कि तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी सिनेमा में भी उनकी तूती बोल रही है और आज वो बड़ी बड़ी मूवीज में काम कर रही है जैसे कि एनिमल, छावा और अब सिकंदर। तो बेसिकली रश्मिका मंदाना इंडिया के टॉप 3 इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और यही चीज है जो हमें बताती है कि कैसे रश्मिका ने इतने हेट के बावजूद खुद को ग्रो किया और आज की डेट में सबसे बड़ी पैन इंडिया एक्ट्रेस और आने वाले काफी सालों में उनका एज एन एक्ट्रेस पैन इंडिया लेवल पे डोमिनेशन रहेगा क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक सलमान के साथ उनकी एक बड़ी फिल्म सिकंदर रिलीज हो रही है। तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सी बड़ी मूवीज में नजर आएंगी जैसे कि पुष्पा 3, एनिमल पार्क, थामा, कुबेरा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अगर बात करें अल्लू अर्जुन रश्मिका स्टारर पुष्पा 3 की, तो ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर बाकी लोगों के बॉक्स ऑफिस के सपने पूरे होते हैं, वहाँ इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन शुरू होती है। और जैसा कि पुष्पा सीरीज का 3rd पार्ट है तो लोग इस फिल्म के 3000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब अगर उस पार्ट की बात करें जिसमें बच्चे नहीं बल्कि एडल्ट्स खेलते हैं, वो भी खून की बोले, तो मैं बात कर रहा हूँ रश्मिका मंदाना की एक और बड़ी फिल्म एनिमल पार्क की, जिसमें वांगा ऐसे वायलेंस दिखाएंगे कि बॉक्स ऑफिस पे खून से 2000 करोड़ का नंबर लिखा जाएगा। और खून से याद है कि रश्मिका की एक फिल्म खून चूसने वाले आदमी के प्यार में पड़ने वाली, मेरा मतलब वैम्पायर के प्यार में पड़ने वाली है, क्योंकि उनकी एक फिल्म थामा जो इसी साल रिलीज होगी जिसमें वो आयुष्मान खुराना के अपोजिट
अपोजिट नजर आएंगे। वो भी बॉलीवुड की फर्स्ट वैम्पायर बेस्ड फिल्म होगी। इसके अलावा वो एक कुबेरा नाम की फिल्म की पार्ट भी होगी जिसमें वो नागार्जुन और धनुष के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। और इन बिग बजट मूवीज के साथ साथ रश्मिका एक फीमेल लीड मिड बजट फिल्म भी करने वाली है जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। और विजय देवराकोंडा के फैंस विजय का कमबैक करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, बट वो अपनी भाभी की फिल्म गर्लफ्रेंड डेफिनेटली हिट कराएंगे। तो मैंने तो तुम्हें रश्मिका का लाइनअप बताया, उसे एक चीज तो कंफर्म हो जाने वाली है कि रश्मिका एक लौती ऐसी इंडियन एक्ट्रेस होगी जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ के मूवीज की पार्ट बनेगी। और उनका लाइनअप देख के हमें ये पता चलता है कि एज ऑफ नाउ रश्मिका मंदाना की डिमांड बॉलीवुड की बिग एक्ट्रेसेस लाइक दीपिका और आलिया से काफी ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद भी रश्मिका ने ऐसा क्या अलग किया कि वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को बीट कर रही है। और अगर तुम्हें जानना है कि रश्मिका इतनी सक्सेसफुल कैसे हो रही है या कैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस को डोमिनेट कर रही है, तो उसके लिए हम रश्मिका पर एक स्पेशल केस स्टडी वीडियो बना सकते हैं। बट वो वीडियो हम तभी बनाएंगे जब आप लोगों की डिमांड होगी। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रश्मिका मंदाना टाइप करके हल्ला कर दो। तो अगर हल्ला ज्यादा रहा और 1000 कमेंट जल्द से जल्द आ गए तो डेफिनेटली रश्मिका पर एक वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अब बोलता कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू बुड्ढा है ये। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। SRK जिन्हें उनके फैंस किंग खान कहकर बुलाते हैं, किसी फेस्टिवल से ज्यादा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली से ज्यादा लोग मन्नत के बाहर रोज मन्नत मांगने चले आते हैं। लड़कों को कुत्ता समझने वाली लड़कियां जनरेशन से SRK पे अपनी जान लुटाती हैं। That's not a question, that's an answer. देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के बाद SRK खुद को लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स कहते हैं और दुनिया भी ये बात मान लेती है। उन्हें ग्लोबल स्टार, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बताया जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि SRK को गुदरी का लाल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा स्टार जो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ, फिर गरीबी से उठ के वो बंदा इंडिया का सबसे अमीर एक्टर बना। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि SRK कभी गरीब थे ही नहीं, वो तो एक बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने ये बात सबसे छुपाई क्यों। और वैसे तो SRK कमबैक को बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट कमबैक माना जाता है, जहाँ उन्होंने लगातार 1000 करोड़ क्लब की मूवीज दी। बट उनकी इन मूवीज का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करना एक झूठ है, और इन झूठ की वजह से ही बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री खोखली होते जा रही है। ऐसी और भी काफी सारी बातें हैं जिसे जानकर आप भी चौंकोगे नहीं, अंदर से हिल जाओगे, आपका विश्वास उठ जाएगा। और इस वीडियो का पर्पस है SRK के उस साइड को एक्सपोज करना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता या फिर बात नहीं करना चाहता। उस SRK को एक्सपोज करना है जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे झूठ बोला। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वो SRK जिसको सब लॉयल हस्बैंड की नजर से देखते हैं, उसने अपनी ही वाइफ को चीट किया, अपने को स्टार्स को अपने क्रीपी बिहेवियर से अनकंफर्टेबल फील कराया, जर्नलिस्ट से बेइज्जती करने के अलावा उनके ऊपर कई बार मारपीट करने के एलिगेशंस भी लगे। मैं जानता हूँ ये काफी रिस्की वीडियो होने वाली है, लेकिन हमने एक बात प्रूफ के साथ बताई है। और इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपकी भी सलमान खान के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। तो अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखना, फिर कोई कमेंट करना। इस वीडियो को भी हमने 4 सेक्शंस में बांटा है, तो सब पर एक एक करके बात करते हैं। देखो, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि SRK एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उनको दाल में पानी डालना पड़ता था ताकि पूरी फैमिली, सब मेंबर्स अच्छे से खा सके। और यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि जब SRK मुंबई आए थे तो उनके पास रहने का घर भी नहीं था, और कई बार तो उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। और आपने नोटिस किया होगा कि ये सारी बातें अक्सर हमें न्यूज़पेपर या ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलते हैं। इवन SRK भी अपने स्ट्रगलिंग डेज की स्टोरीज या अपनी फैमिली की पॉवर्टी के बारे में इंटरव्यूज में बार बार बताते रहते हैं, इस उम्मीद में कि लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे। और लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते भी है। और इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक सेल्फ मेड स्टार है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी और उनकी फैमिली का पुअर होना एक बहुत बड़ा झूठ है, और जिन भी लोगों को लगता है ये SRK एक पुअर फैमिली से आते हैं, मैं आपको बता दूं कि SRK के ग्रैंडफादर इफ्तिकार अहमद थे, जिन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी, और वो इंडिया के टॉप इंजीनियर्स में से एक थे। मतलब वो एक चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने मैंगलोर पोर्ट बिल्ड किया था। और अब बात करते हैं उनके फादर साहब, तो उनके फादर का नाम था मीर मोहम्मद खान, जो सिर्फ एक आम आदमी नहीं, उन्होंने 1957 में गुड़गांव से लोकसभा इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा था, और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और अब बात करते हैं उनकी माँ लतीफ फातिमा बेग की। वो उस टाइम पर सिर्फ एक आम घर की आम औरत नहीं थी, वो उस वक्त की मशहूर मुस्लिम वुमेन में से एक थी और हैदराबाद से आती थी। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडीज ऑक्सफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। वो सिर्फ एक मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल सोशल वर्कर भी थी, जिनका सोसाइटी में काफी बड़ा नाम था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनका उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर लेट इंदिरा गांधी जी के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप थे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि SRK के ग्रैंडफादर, उनके फादर और उनकी मदर तीनों ही काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, और उनकी पहुंच पॉलिटिक्स से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड
बॉलीवुड स्टार्स लाइक दिलीप कुमार के साथ भी थी। अब आप ही बताओ कि ऐसी फैमिली से आने वाला बंदा एक अंडर प्रिविलेज्ड एक्टर कैसे हो सकता है। तो अब अगर बात करें एसआरके की स्कूलिंग की, तो वो किसी नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की तरह कोई छोटे मोटे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि उन्होंने सेंट कोलंबस जैसे बड़े स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल है। और इसी स्कूल से राजीव गांधी जैसे बड़े लोगों ने भी स्कूलिंग की थी। बेसिकली ये स्कूल इतना बड़ा है कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मेरी इन बातों को सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि एसआरके किसी गरीब फैमिली से बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि किसी गरीब लोगों के पास इतनी औकात नहीं होती कि वो कभी इलेक्शन लड़ सके, और ना ही किसी गरीब के पास मैंने इतना पैसा देखा है जो कि ऑक्सफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी या सेंट कोलंबस जैसे बड़े स्कूल में जाके स्टडी करे। तो एसआरके की फैमिली का पुअर होना एक सफेद झूठ है। मतलब ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी है जो एक सुपरस्टार की स्ट्रगल को ड्रामेटाइज करने के लिए बनाई गई थी, जिससे पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिल सके, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। देखो एसआरके ने हमें उनकी स्ट्रगल लाइफ को लेके तो झूठ बोला ही, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एसआरके का सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कमबैक भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग का स्कैम था। हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करो, बट जो प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद आप भी इससे एग्री करोगे। पठान, जवान, डंकी, ये तीनों ही मूवी 2023 की सबसे बड़ी मूवीज थी। तीनों ने ही काफी बड़ा बिजनेस भी किया था। तीनों ही मूवीज में एक और चीज जो कॉमन थी वो ये है कि तीनों मूवीज के ऊपर कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशन लगे थे। पठान वो पहली ऐसी फिल्म थी जिसके रिलीज के बाद कॉर्पोरेट बुकिंग वर्ड काफी ज्यादा कॉमन हो गया था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एसआरके की टीम ने पठान के टिकट्स लाखों की तादाद में खुद ही बुक किए थे। और शुरू में तो इन बातों को किसी तरह से दबा दिया गया, बट धीरे धीरे इन चीजों पे आवाज उठनी शुरू हुई। वेल, इसी टॉपिक पर एक वेल रिसर्च वीडियो हमने भी बनाई थी विद ऑल रिलायबल एविडेंसेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हो, और आपको कॉर्पोरेट बुकिंग और सिनेमा के सारे डर्टी टैक्टिक्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कॉर्पोरेट बुकिंग को लेकर ओपनली बात की, जिसमें सबसे पहले एसआरके के पुराने दुश्मन सनी देओल ने भी एक इंटरव्यू में बात किया, और उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कहा कि 2023 में रिलीज हुई फिल्मों में कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी। इसीलिए 2023 में ही आई गदर 2 के एवरी कलेक्शन पोस्ट में उन्होंने ऑर्गेनिक कलेक्शन टर्म यूज किया। शाहरुख खान की मूवीज हमेशा धमाकेदार नंबर्स दिखाती है, लेकिन कई लोग इसे एक पीआर स्टंट मानते हैं। तो क्या सच में उनके फैंस इतनी बड़ी तादाद में टिकट बुक करते हैं, या फिर ये सब एक स्ट्रेटजी है ब्लॉकबस्टर का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए? कई रिपोर्ट्स का कहना है कि एसआरके की टीम खुद ही लाखों के हिसाब से टिकट्स बल्क बुक कराती है, ताकि ओपनिंग और लाइफ टाइम कलेक्शन ज्यादा लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड से तो कुछ लोगों ने एसआरके को इनडायरेक्टली एक्सपोज करने का ट्राई किया ही, साथ ही साथ साउथ से भी कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट बुकिंग के लिए एसआरके को टारगेट किया, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी शामिल था। और एसआरके सिर्फ पठान या जवान तक ही नहीं रुके। जब डंकी रिलीज हुई तो पिंक विला जैसे बड़े पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया कि करोड़ तक की टिकट सस्पिशियस तरीके से बुक कराई गई थी। यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस इंडिया, जो यूजुअली बॉलीवुड को सपोर्ट करता है, डंकी के टाइम पे उसने भी आउटसाइड सपोर्ट यानी क्रिटिसाइज किया। तीनों फिल्मों के साथ ऐसे एलिगेशंस जुड़ने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एसआरके की बॉक्स ऑफिस सक्सेस सच में ऑर्गेनिक है, या फिर एक बहुत बड़ा स्कैम का हिस्सा? और अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो एक स्कैम है, तो उस स्कैम की वजह से एसआरके की इमेज पे कोई डेंट क्यों नहीं पड़ा? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एसआरके ने बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, फिर भी बच गए। देखो, अब हम सबको पता है कि एसआरके की स्ट्रगल स्टोरी फेक है, उनकी फैमिली की बदहाली वाली भिंडी रोना भी फेक है, और यहाँ तक कि उनकी मूवीज के कलेक्शंस भी फेक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने एसआरके की इस कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम को एक्सपोज किया, बट फिर भी इस चीज से एसआरके की इमेज पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है उनकी पीआर टीम को। उनकी पीआर टीम मीडिया को इतने अच्छे से कंट्रोल करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट एसआरके की इमेज कभी डैमेज नहीं होने देती। डैमेज कंट्रोल का काम ऑलवेज जोर शोर से चलता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब एसआरके अजय और अक्की की विमल की एड आई थी, तो उस एड की वजह से हमारे अक्की सर को लोगों ने उठा उठा के धोबी पछाड़ मारा था, और उनकी बैकबोन के बाद करियर वाइज भी उन्हें स्लिप डिस्क का इशू हो गया था। उनकी इमेज इतनी ज्यादा डैमेज होने लगी थी कि उनको लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी थी, और फिर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया था। अजय देवगन की भी जमकर ट्रोलिंग आज भी की जाती है, लेकिन सेम लेवल की ट्रोलिंग या सेम लेवल का इमेज डैमेज उस एड से एसआरके को नहीं हुआ। उस एड से पहले भी एसआरके की इमेज बहुत अच्छी थी, और उस एड के बाद भी एसआरके की इमेज अच्छी ही रही, क्योंकि एसआरके की पीआर टीम ने एसआरके की इमेज डैमेज होने वाली सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया। मीडिया में हर 2 दिन में एसआरके गुणगान करने वाले आर्टिकल्स छपने लगे, और उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई रखी गई। तो आप देखो, ये तो कुछ इंसिडेंट थे जिनको पीआर की हेल्प से इजीली दबाया जा सकता है और इमेज डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। बट एसआरके ने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट भी दी जिसके बाद उनकी इमेज इतनी खराब हुई कि पूरा देश उन पर भड़क गया। जैसे कि 2008 में मुंबई अटैक के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में था, तब शाहरुख खान का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेबर टू हैव, वी इमेंसली लव देम। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट हर इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। जब पाकिस्तान बैक्ड अटैक में हमारे लोग मारे गए, तब एसआरके को ये इमेंस लव दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी और एक्टर ने अगर बोला होता ना, तो मीडिया
मीडिया और सोशल मीडिया पे उनकी वाट लगा दी जाती। आमिर खान के एक स्टेटमेंट में क्या हुआ था याद ही होगा, उन्हें आज भी उस स्टेटमेंट के लिए बैकलैश झेलना पड़ता है। लेकिन एसआरके की पीआर टीम इतनी स्ट्रांग है कि उनके पाकिस्तान प्यार को भी कभी कंट्रोवर्सी नहीं बनने देती। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड कब तक, और अब हम एसआरके के उस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस एसआरके को एक लॉयल हस्बैंड कहा जाता है उसने कैसे अपनी वाइफ को चीट किया, और साथ ही साथ सो कॉल्ड जेंटलमैन एसआरके उन क्रीप हरकतों पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता या फिर करने से डरता है, और इसीलिए एसआरके को ब्लाइंडली लोग ग्रीन फॉरेस्ट समझते हैं। तो देखो, वैसे तो एसआरके लोगों की नजरों में एक हरा झंडा है। वो वुमेन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। बेसिकली वो सारी चीजें करते हैं जो एक आइडियल लड़के को करनी चाहिए, और इसी रीजन की वजह से उनकी एक मैसिव फीमेल फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन अब मैं आपको एसआरके की उन क्रीपी हरकतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर एसआरके का वो हरा झंडा आपको उन्हीं के गांव में डालने का मन करेगा। अब वैसे तो एसआरके क्रीपी हरकतों की कोई लिमिट नहीं है, उनके मोस्टली इंटरव्यूज में वो कुछ ना कुछ क्रीपी हरकतें करते नजर आते ही रहते हैं। जैसे कि प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू में प्रीति जिंटा को उन्होंने कहा था कि आई विल मेक यू प्रेग्नेंट। एसआरके की इस लाइन को सुन के प्रीति जिंटा काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. कैमरा गिर गया उधर शॉक। ये तो बस नेशनल लेवल पे क्रीपीनेस थी, एसआरके ने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी क्रीपीनेस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसिडेंट की जब एसआरके और लेडी गागा मिले थे। एसआरके और लेडी गागा के इंटरव्यू में जब एसआरके वो हरकतें करते हैं, क्योंकि इन हरकतों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मतलब उन्होंने कांड ही कुछ ऐसा किया था, तुम खुद ही देख लो यार। Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. Well, I know you are. And I believe in that. I just, I'm a one guy girl, and I'm very old fashioned in that. You're not going to give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's not an expensive watch. No, please. No. And you know, you become my. Come here. अब देखो, इंसिडेंट को देखने के बाद सब यही कहेंगे कि एक मैरिड मैन को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बट एसआरके के ब्लाइंड फैन इस चीज को भी हेल्दी फ्लर्टिंग बोल के एसआरके को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। एसआरके की इन हरकतों को तो एक हद तक इग्नोर किया भी जा सकता है, बट एसआरके जिसको दुनिया लॉयल हस्बैंड की नजर से देखती है, उन्होंने एक दो बार ने मतलब कई बार अपनी वाइफ को चीट भी किया, और वो भी प्रियंका चोपड़ा के साथ। तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही होगी ना? तो एक टाइम पर एसआरके पीसी रिलेशनशिप को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स स्प्रेड होती है। इन दोनों को बहुत जगह पे एक साथ स्पॉट भी किया जाता है, और प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में उनके और एसआरके के रिलेशनशिप को लेकर हिंट भी दी थी, जिसमें वो एक जैकेट की बात करती है और बताती है कि उनके एक्स बीएफ ने उन्हें वो दी थी। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो एक्स बीएफ कोई और नहीं बल्कि खुद एसआरके ही थे। लैनिस्टर के खानदान से ताल्लुक रखने वाले एसआरके को तमिल सिंगर सुचित्रा ने भी कहा था कि एसआरके प्यार करने में कोई भेदभाव नहीं करते, उन्हें दोनों चीजें, समझ रहे हो ना, दोनों चीजें पसंद आती है। और सुचित्रा ने कहा था कि एसआरके करण जौहर के साथ भी रिलेशनशिप में थे, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय इन यूके इन गे क्लब्स। ஸ்ட்ரெச்சஸ்ல அவங்க ஹேங் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. அது கரண் ஜோஹர் அண்ட் ஷாருக் கான் அடிக்கடி பண்ற விஷயமா. லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ். The first person that made me feel I was okay वो शाहरुख खान। अब जाकर मुझे समझ में आता है कि सलमान खान के फैंस एसआरके का नाम सुनते ही भड़क क्यों जाते हैं। इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, रात को करते काले काम, दिन में उजले कपड़े पहन के निकल जाते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव। और मैं अक्सर 15 साल से भाई को यही बोलता था कि भाई जब भी गोली खाने का वक्त आएगा तो मैं आपका बॉडीगार्ड खड़ा रहेगा आपके सामने। लेकिन सच्चाई ये है, असलियत ये है कि भाई कुछ भी कर सकते हैं अपने चहितों के लिए। बॉलीवुड का इकलौता ऐसा एक्टर जिसकी कंट्रोवर्सीज के चर्चे हमेशा उसकी फिल्मों से भी कहीं ज्यादा रहे। कुछ लोग उसे गॉडफादर, मसीहा कहते हैं, तो कुछ लोग बॉलीवुड का मगरमच्छ, बॉलीवुड माफिया और गैंगस्टर भी, जहां एक तरफ इस एक्टर पर करियर खाने, बेघर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने से लेकर हिरन मारने तक के एलिगेशंस लगे, तो वही दूसरी तरफ उसने 16 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर बोन मैरो डोनेशन, और टीवी एक्टर कवि आजाद, कोरियोग्राफर सरोज खान के मेडिकल एक्सपेंसेस से लेकर आशिकी वाले राहुल रॉय के ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पर हॉस्पिटल का पूरा एक्सपेंस सलमान ने ही उठाया, और कोरोना के टाइम पर 25,000 बॉलीवुड डेली वेज वर्कर्स की फाइनेंशियली मदद भी की। राइज ऑफ स्टार में सलमान की जर्नी जब हमने आपको बताई, जिसमें आज 2 लाख प्लस व्यूज भी हैं, तब आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि सलमान की कंट्रोवर्सी पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाना। तो आज की वीडियो सलमान की कंट्रोवर्सीज की एक ऐसी कंपाइलेशन है जिसमें आपको कल्लू और सल्लू के कंट्रोवर्सी से लेकर शाहरुख खान, सलमान की ऑन स्क्रीन भाभी, ऐश्वर्या विवेक कंट्रोवर्सी, पुलकित कुमार, जुबैर खान, मतलब यू नेम इट। इसके अलावा कुछ ऐसी शॉकिंग बातें भी जानने को मिलेगी जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे कि सलमान के सबसे अच्छे दोस्त जिन्हें सलमान अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, आई मीन संजू बाबा, वो सलमान को पीटने उनके घर क्यों चले जाते हैं, और सलमान ने रेप वुमेन
हीरोइन पर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया कि बवाल मच गया। और वो कौन से 3 लोग हैं जिसने सलमान से पंगे लेकर भी बॉलीवुड में अपने अरमान पूरे किए और सलमान भी चाह कर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अच्छे अच्छे गैंगस्टर्स की अम्मी दीदी कर देने वाले सलमान लॉरेंस से इतना क्यों डरते हैं? वेल, ये किसी का भाई किसी के दुश्मन की एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे रोज कंट्रोवर्सी की आग से खेलने वाला ये इंसान आज खुद अपनी हाथ जला बैठा है और उसके जान पर भी बनाई है। और शायद ही ऐसी वीडियो आपको कहीं और मिले, सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। हिंदी फिल्मों के रिनाउंड स्क्रीन राइटर सलीम खान और सुशीला चरक, जिन्होंने बाद में अपना नाम सलमा रख लिया, इन दोनों के पहले और सबसे बड़े बेटे हुए अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। जहां पापा ने फिल्मों के लिए लिखा तो बेटे ने एक्टर बनने के बाद लोगों की किस्मत लिखनी स्टार्ट कर दी। और उनकी भूख तो ऐसी रही कि कई सारे लोगों के करियर खाने पर भी शांत नहीं हुई। और सलमान की कंट्रोवर्सी की आग में सबसे पहले बारबेक्यू हुई उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय। अब वैसे तो सलमान ने शाहीन जाफरी, संगीता बिजलानी, सोमी अली जैसे देसी गर्लफ्रेंड्स के अलावा कैटरीना कैफ, क्लाउडिया लूलिया जैसे विदेशी गर्लफ्रेंड सबके मजे लिए, लेकिन शादी की बात करते ही सबसे रिलेशनशिप खत्म कर लिया। लेकिन भाईजान ने सच में अगर किसी को प्यार किया तो वो ऐश्वर्या ही थी। इन दोनों की इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर, जहाँ 20-21 साल की ऐश भी सलमान के प्यार में ऐसे ही खो गई कि अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरा अपार्टमेंट लेकर भी रहने लगी। लेकिन अपने टॉक्सिक भाईजान की टॉक्सिटी दिन ब दिन बढ़ने लगी और 2 बोतल डाउन होने के बाद सलमान इतने पॉजिटिव हो जाते कि ऐश की छोटी छोटी बातों पर उनसे गाली गलौज से लेकर मारपीट भी करने लगते और अगले दिन नसीब के गोविंदा की तरह सब कुछ ऐसे भूल जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इवन ऐश्वर्या टॉलरेटेड ऑल दिस न्यूसेंस अंटिल शी गॉट टू नो अबाउट सोमी अली अफेयर। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि सलमान सोमी अली की सो कॉल्ड मदद करने यूएस चले जाते हैं। वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ही वाज चीटिंग ऑन ऐश्वर्या। ऐसे इस बात से भड़क जाती है और सलमान का फोन तक उठाना बंद कर देती है। तभी एक रात खूब चढ़ाने के बाद सलमान ऐश्वर्या को कई दफा फोन करते हैं बट वो फोन नहीं उठाती। तभी सलमान उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। काफी फिल्मी अंदाज में सलमान मेन गेट पर खूब हंगामा करते हैं और तब तक मेन गेट को पीटते हैं जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकल जाता। आखिरकार ऐश्वर्या को दरवाजा खोलना पड़ता है और सलमान फिर से उन्हीं के घर में जाकर उनसे मारपीट करने की कोशिश करते हैं और उनके पापा से भी बदतमीजी करते हैं। फिर 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या मीडिया में आकर इंटरव्यू देती हैं और ये सब कुछ रिवील कर देती हैं। इवन ऐश्वर्या के पापा सलमान पर FIR भी दर्ज करवाते हैं और ऐश्वर्या कहती है कि सलमान के साथ रिलेशन इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। इसके बाद भी सलमान उनके सेट्स पर कई बार पहुंच जाते हैं और काफी हंगामा करते हैं। लेकिन तभी 2003 में इस कंट्रोवर्सी में एक बिन बुलाए मेहमान या यूं कहे एक बली की बकरी की एंट्री होती है और उस मासूम बकरे का नाम होता है विवेक ओबरॉय। सलमान को जब ऐश और विवेक की रिलेशनशिप का पता चलता है तो वो 29 मार्च 2003 को विवेक को फोन करते हैं और भरपेट गरियाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। लेकिन बकरे बने विवेक इस दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी 31 मार्च को ही मीडिया में एक इंटरव्यू देते हैं और सलमान खान को एक्सपोज कर देते हैं। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है। फ्रॉम इतनी मतलब गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियाँ की मुझे कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप। और इसके बाद से ही विवेक का करियर मस्त तेल में फ्राई करके खा लिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब के बाद ऐश्वर्या बैकआउट कर जाती हैं और विवेक को पहचानने तक से इनकार कर देती हैं। जो इसमें आया everything okay and she just cried and cried and cried and I just held her. I said क्या हुआ? And like a baby, you know, my mother who was my strength and जो मेरे हमेशा मेरी शक्ति हैं, मेरा आशीर्वाद हैं, बच्चे की तरह रोने लगी और कहने लगी कि कब तक मेरे बेटे को ऐसे करते जाएंगे? मैं भी माँ हूँ और मेरे बेटे के बारे में कह रहे हो तो मुझे कैसे लग रहा है? और उन्हें बहुत दर्द हुआ उस बात का। देन मुझे याद है कि मुझे माँ ने कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कोई और होता अब तक तो या तो पागल खाने में भर्ती हो जाता या ड्रग्स वगैरह या दारू में बिल्कुल बर्बाद हो जाता। विवेक भाव को ये बात तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि बिल्कुल पानी में रहकर मगर से बैर मोल नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए वो एक बार कान पकड़कर स्टेज पर सलमान से माफी भी मांगते हैं तो दूसरी बार मोदी जी के शपथ समारोह में सलमान से फिर से माफी मांगते हैं, लेकिन वो अपने भाईजान उन्हें माफ नहीं करते। कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस इंसिडेंट के बाद से ही जब भी उड़ता तीर लेने का एग्जांपल दिया जाता है तो विवेक ओबराय का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद साल 2002 में ही सलमान अपनी दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में भी फंसते हैं, जो होती है कल्लू और सल्लू की कंट्रोवर्सी।
वेल, इस कंट्रोवर्सी के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल होता है 1998, जब हम साथ साथ है कि शूटिंग के लिए अपने टाइगर जोधपुर जाते हैं। तो भाई साहब टाइगर निकलते हैं शिकार पर और 2 ब्लैक बग शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये इंडेंजर्ड प्रजाति के 2 काले हिरन की मौत के बाद से ही सलमान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है और उनके करियर में पर्सनल लाइफ पर भी काले बादल मंडराने लगते हैं। एंड इन 2006 ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड भाईजान एज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सलमान को 25,000 का जुर्माना और 5 साल की सजा होती है। लेकिन 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट केस सस्पेंड कर देती है और सलमान खान को 5 दिन की हवालात की हवा खानी पड़ती है। लेकिन मामला यही थोड़ी ना ठंडा होने वाला था, बल्कि इस केस को फिर से 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट ओपन करती है और 2016 में फिर से एविडेंस की कमी की वजह से केस क्लोज कर दिया जाता है। मतलब हमारी जुडिशियरी सिस्टम भाई साहब आए हाय 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 हाय, इन्हें एक बार में समझ में नहीं आता कि सामने वाला कल्प्रिट है या नहीं। बार बार केस ओपन क्लोज करने का गेम चलते रहता है और 2016 में राजस्थान गवर्नमेंट भी इस केस में इन्वॉल्व होती है और मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है और फिर से केस जोधपुर कोर्ट को मिल जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और फिर से सलमान को 5 साल की सजा और 10,000 का फाइन भी लगता है। वैसे आपको बता दूं कि इस कांड में उनके साथ नवाब साहब यानी अपने सैफ अली खान, अमृता सिंह, तब्बू और सोनाली बिंद्रे भी होते हैं। लेकिन सारे लोग कल्लू और सल्लू की कंट्रोवर्सी में सल्लू को अकेला छोड़कर पतली गली से निकल जाते हैं और अपने भाईजान बुरे फंसते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब पूरा बॉलीवुड ब्लैक बक केस में मुंह पर टेप और कान में रुई ठू से बैठा होता है, क्योंकि भाई सभी लोगों को सलमान से पंगे लेने के रेपरेशंस या कॉन्सिक्वेंस अच्छे से पता होता है। लेकिन तभी सलमान की ऑन स्क्रीन भाभी यानी रेणुका साहनी, जिन्होंने उनके साथ हम आपके हैं कौन में काम किया था। क्या बात है देवर जी, मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली? मौसम ने जादू कर दिया। यस भाभी, भाभी आई लव यू। रेणुका साहनी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करती हैं जिसमें वो ब्लैक बक के कातिलों को लेकर सार्कास्टिक वे में 1998 में आई हम साथ साथ हैं कि एक गाना हिवड़ा में नाचे मोर को लेकर कहती हैं कि व्हेन द मोर वाज नाचिंग इन हिवड़ास दे वांटेड टू शूट सम एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड दे डिड एंड एट देम टू। फिर क्या था, बॉलीवुड के सारे लोगों ने रेणुका साहनी से कट्टी कर ली, बट लकीली शी वाज अ मराठी, तो उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में काम करके गुजारा चला लिया। लेकिन अगेन ये कंट्रोवर्सी यही थोड़ी खत्म होने वाली थी। 2 काले हिरन का श्राप सलमान खान को ऐसा लगता है कि उनकी जान पर बन आती है और इस कंट्रोवर्सी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो आगे चलकर सलमान को फ्यूचर में जीने नहीं दूंगा मूवी भी दिखाता है। अरे मैं बात कर रहा हूँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस ही वो शख्स होता है जो 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी देता है। एक जानवर डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। 1993 में पैदा हुआ सलमान के इस काल को सलमान सही सबने शुरू में काफी अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल गैंगस्टर है। और उसने 2018 में ही उसके गैंग के एक मेंबर संपत नेहरा को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट का मुआयना करने भी भेजा। संपत नेहरा ने लॉरेंस को बताया कि सलमान को सामने से टपकाना इजी नहीं होगा क्योंकि काफी सिक्योरिटी होती है। उसके बाद लॉरेंस ने स्नाइपर और साफ शूटर दोनों का जुगाड़ कर लिया, लेकिन लकीली पुलिस ने उस साफ शूटर को अरेस्ट कर लिया। इसका खुलासा हुआ, इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसको सलमान खान जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एक्टर हैं वो हिरण कांड था, उसमें उनके बरी होने पे उसको वजह रंजिश यही थी कि भाई इसको हम अपने सिरे से कुछ न कुछ इसको वारदात करें। दरअसल जिस तरह हिंदुज्म में गाय को माता माना जाता है, सिमिलरली बिश्नोई समाज के लोगों के लिए काला हिरन इज वेरी सेक्रेट और वो इस बात को लेकर काफी सीरियस भी होते हैं। इसी खुन्नस के कारण लॉरेंस ने सलमान को उड़ाने की भी धमकी दी। उसने ये भी कहा था कि अगर सलमान उस जगह जाकर माफी मांग ले तो हम मामले को आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन लॉरेंस के बारे में अजीब बात ये होती है कि गवर्नमेंट भी उसका कुछ नहीं कर पाती। वो गवर्नमेंट के नाक के नीचे से जेल से इंटरव्यूज देता है, पूरा सरगना चलाता है और हमारे कुछ यंगस्टर्स उसे एक पैट्रियोटिक वॉरियर तक बतलाते हैं। आज के टाइम पर लॉरेंस दाऊद इब्राहिम से कम खतरनाक नहीं है। आज उसके गैंग में 700+ शूटर्स मौजूद हैं और उसकी पहुंच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर बिहार और मुंबई तक भी है। इवन सलमान खान जैसे सुपरस्टार पर भी उसने 2 बार अटैक करने की कोशिश की और उनके पापा सलीम खान को डेथ थ्रेट्स भी भेजे। फाश हुआ है एनआई की तरफ से, साफ तौर पर कहा जा रहा है जो स्ट्रैटेजी, जो पैटर्न दाऊद इब्राहिम या उसकी गैंग इस्तेमाल करती थी, वही पैटर्न लॉरेंस बिश्नोई, उसके गुर्गे, उसकी गैंग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और यही वो इंसान है जिसने सलमान खान की नाक में दम कर रखा है और सलमान की रातों की नींद भी उड़ा रखी है। सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, 5+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है। पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते। सर इनसिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी। ऐश्वर्या और ब्लैक बक कंट्रोवर्सी के बाद सलमान अगर सबसे ज्यादा किसी चर्चे में रहे तो वो थी 2 खान्स की लड़ाई, द बैटल ऑफ किंग खान एंड दबंग खान, जिसकी वजह से सालों तक एक दूसरे ने एक दूसरे की शक्ल देखनी भी पसंद नहीं की। 16 जुलाई 2008 को होता कुछ ऐसा है कि कैटरीना कैफ के बर्थडे पर सलमान और एसआर के मिलते हैं। एक ऐसा टाइम होता है जब दोनों स्टार्स एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में डिलीवर कर रहे होते हैं। तभी सबके बीच में अगेन 2 बोतल डाउन होने के बाद मजाक मजाक में सलमान ने एसआरके की टांग खींचते हुए कहते हैं कि एसआरके का टीवी शो क्या 5वीं पास है का टीआरपी तो काफी कमजोर है। तो वहीं उस टाइम सलमान का टीवी शो 10 कदम काफी पॉपुलर होता है। इस बात से एसआरके थोड़े हर्ट होते हैं और आगे कैटरीना के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं। आगे लड़के का चक्कर बाबू भैया विवेक की तरह सलमान के लपेटे में एसआरके भी आ जाते हैं। इसके बाद एसआरके कई बार सलमान से माफी मांगते हैं और मिन्नतें करते हैं। If Salman is disturbed with me, it's got to do with me, and he's completely in the right.
If anyone who loved me, and I know he does, anyone who's loved me has a problem with me, then it's because of me. And on your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it, and I'm too old to learn that. So. लेकिन सलमान तो सलमान है, ये आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। ऊपर से जिसने उनकी गर्लफ्रेंड पर कमेंट किया उसे तो वो कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद 2013 की बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एसआरके ने सलमान को सबके सामने गले लगा लिया और पहली बार सलमान की इस कंट्रोवर्सी के क्लाइमैक्स का हैप्पी एंडिंग भी हुआ। लेकिन 2008 में हुई एक छोटी सी और कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ, जो था गणेश पूजा फतवा कांड। अपने भाईजान का रिस्पेक्ट हमेशा से हिंदुज्म और इस्लाम के लिए बराबर रहा और उन्हें ईद के साथ दिवाली भी मनाई और बप्पा के लिए तो उनका प्यार कुछ अलग ही लेवल पर देखने को मिला और वो कई बार नासिक के ढोल पर झूमते हुए भी नजर आए। फिर क्या था, लाल बादशाह राजा मंदिर में बप्पा की पूजा करने को लेकर बरेली के एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दारुल इफ्तार मंजर इस्लाम को इस बात का काफी बुरा लगा और उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट फतवा तक जारी कर दिया और ये भी कहा कि अगर सलमान सारे कलमा फिर से पढ़ते हैं तभी उन्हें मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। सलमान ने तो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनके बाबूजी सलीम खान ने कहा कि अगर ये लोग मुस्लिम है तो मैं ऐसा मुस्लिम नहीं कहलवाना चाहता हूँ। मेरी फैमिली एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है जहाँ सारे रिलीजन के लोग एक साथ में रहते हैं, जहाँ नमाज भी होती है और पूजा भी। जब कंट्रोवर्सीज की बात हो ही रही है तो आपको संजू बाबा वाली कंट्रोवर्सीज भी बताता हूँ कि क्यों सलमान को पीटने संजय दत्त उनके घर तक चले गए थे। अब वैसे तो सलमान और संजू बाबा दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात है उस टाइम की जब नए सलमान ने सक्सेस का स्वाद चखा था और काफी अकड़ में रहने लगे थे और बाकी लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रीट करने लगे थे, जिसमें से कुछ लोग संजय दत्त के करीबी भी थे। जब ये बात रियल लाइफ खलनायक को पता चली तो वो सीधा सलमान के घर चले गए और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कहाँ है भड़वे, बाहर निकल। सॉरी। सलमान खान को यह बात अच्छे से पता थी कि ये आदमी काफी टेढ़ा है, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए संजय दत्त को शांत करवाया और आगे जाकर दोनों ने इस बात पर मिट्टी डाल दिया। लेकिन गुरु सलमान खान की कंट्रोवर्सी के अगले शिकार हुए अपने कपूर फैमिली के बेटे रणवीर कपूर, जिनका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था क्योंकि भाई साहब ने सलमान से जो पंगा ले लिया था, तब सलमान ने तो इनकी जमकर सुताई भी की थी। अब देखो भाई, एक तरफ सलमान तो दूसरी तरफ ऋषि कपूर और दोनों ही काफी भड़काऊ किस्म के आदमी। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद भी ऋषि कपूर ने कई बार सलमान को लेकर कुछ उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट दिए और इवन ऋषि कपूर तो मीडिया वालों को भी बीच बीच में औकात दिखाते रहते थे और कई बार उनसे मिसबिहेव भी कर चुके थे। लेकिन एक बार जब सलमान संजय दत्त के साथ मुंबई के एक पॉश क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं तभी अपने दोस्तों के साथ रणवीर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और किसी बात पर भाईजान से उनकी बहस हो जाती है। फिर क्या था, रणवीर वहीं सूद दिए जाते हैं और सलमान उनके कान के नीचे जो बजाते हैं कि 1 मिनट में रणवीर का सारा नशा टूट जाता है और बॉलीवुड के 2 प्रोमिनेंट फैमिली के बीच होने वाली इस कंट्रोवर्सी को संजय दत्त किसी तरह संभाल लेते हैं। लेकिन अगर रणवीर ने थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई होती तो उनका करियर शुरू होने से पहले ही बिना मिर्च मसाले के खा लिया जाता। जब ये बात ऋषि कपूर को पता चलती है तो वो फ्लावर से फायर हो जाते हैं। इवन सलीम खान भी सलमान पर ऋषि कपूर और रणवीर दोनों से माफी मांगने का प्रेशर बनाते हैं, लेकिन भाई तो भाई है, पीट दिया सो पीट दिया। आखिरकार सलीम खान को ही ऋषि कपूर और रणवीर कपूर से माफी मांगनी पड़ती है। सांप को पाल रहा था। वैसे भाई सलमान ने ऑडियंस को फिल्मों से ज्यादा हमेशा अपनी कंट्रोवर्सी से एंटरटेन किया। इस वीडियो में सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबी वीडियोस को अक्सर ऑडियंस बीच में ही छोड़ के भाग जाती है। तो इसके अगले पार्ट में हम आपको पुलकित कुमार, जुबैर खान, गोविंदा, मिथुन और अरिजीत कंट्रोवर्सी के अलावा सलमान के 26/11 अटैक के शॉकिंग स्टेटमेंट, रेप वुमेन वाला स्टेटमेंट, अखिलेश यादव कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एलाबोरेट करके बताएंगे। बट हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में पार्ट 2 जरूर से स्पैम करना। 200 कमेंट का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 200 कमेंट पूरा होगा तुम्हारा लैडर भाई वीडियो लेकर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और कमेंट करने में शर्माना बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सेंट्रल कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट सॉयर को हर सुबह की तरह पार्क में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। उसने रुककर कॉल रिसीव किया और ये कॉल उसके इंटरव्यू के लिए था, जिसके लिए उसे वॉशिंगटन डीसी जाना था, जो उसके घर से काफी दूर था। इसी बीच थैंक्स गिविंग का दिन भी करीब था, जब उसका परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। लेकिन सॉयर ने फैसला किया और उसने इंटरव्यू की तैयारी की और बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर वो चुपचाप घर से निकल गई, जो कि उसकी बहुत
बड़ी बेवकूफी थी। सॉयर ने वॉशिंगटन डीसी के लिए सफर शुरू किया, लेकिन हॉलिडे की वजह से रास्ते में भारी ट्रैफिक था। उसने तय किया कि वो दूसरे रास्ते से जाएगी जो शायद जल्दी पहुंचा दे। काफी आगे बढ़ने के बाद उसे पता चला कि वो रास्ता भी बंद है। अब उसने जीपीएस का इस्तेमाल करना छोड़कर पेपर मैप का सहारा लेने का फैसला किया और मैप देखते हुए उसने एक तीसरा रास्ता चुना और गाड़ी चलाने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी से उतरी और मैप को ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आती दिखी और सॉयर चौंक गई। उसमें से दो लड़के बाहर आते हैं जो कि आपस में भाई थे, जिनका नाम हॉलिस्टर और बक था। पहले तो उन्होंने सॉयर से अच्छे से बात की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी बातों का लहजा बदल गया और वो दोनों बदतमीजी करने लगे। घबराई सॉयर ने खुद को बचाने के लिए एक को लात मारी। जैसे ही दूसरा भाई उसे पकड़ने आया, उसने तेजी से अपना चाकू निकाला और उसे घायल कर दिया। इसके बाद सॉयर वहाँ से पैदल ही भागने लगी। दोनों भाई गुस्से में उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े, लेकिन सॉयर तेजी से भागकर काफी दूर निकल गई। हालांकि अब वो इनसे बच तो गई थी, लेकिन आगे जाने के लिए उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सॉयर रास्ता भटक चुकी थी और उसका पैर भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। पूरे दिन दर्द और थकान के साथ चलते हुए वो आखिरकार एक नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। सूरज ढलने को था और घने अंधेरे में वो फैसला करती है कि आज रात उसे यहीं गुजारनी होगी। दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताती है कि सड़क किनारे काफी समय से एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं दिख रहा। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। वो गाड़ी सॉयर की थी, लेकिन उसके आसपास कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उस पुलिस वाले को जमीन पर घसीटे जाने के निशान दिखते हैं, जो कि जंगल की ओर जा रहे थे। इसके बाद वो पुलिस वाला आसपास के घरों की ओर जाता है, जहाँ कुछ दूर चलने के बाद वो हॉलिस्टर और बक के घर पहुँचता है। दरवाजा खुलते ही हॉलिस्टर बाहर आता है। पुलिस वाला उससे गाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन हॉलिस्टर साफ इनकार कर देता है, मानो जैसे कि वो कुछ जानता ही न हो। तभी बक भी बाहर निकलता है और उसके कपड़ों पर खून के निशान साफ नजर आते हैं। पुलिस वालों को इन दोनों भाइयों पर शक हो जाता है, लेकिन उनके पास इनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जंगल में हम सॉयर को देखते हैं, जो अभी भी नदी के पास घायल बैठी हुई थी। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसकी भूख और कमजोरी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खून बहने की वजह से उसका शरीर भी कमजोर हो गया था। किसी तरह वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे ऊपर से आवाज आई। तभी उसने ऊपर देखा था तो उसकी गाड़ी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती हुई आ रही थी। वो वही गाड़ी थी जिसे हॉलिस्टर और बक ने ऊपर से नीचे फेंक दिया था, क्योंकि अगर उनकी गाड़ी घर के पास रहती तो पुलिस लगातार वहाँ आकर उनसे सवाल जवाब करती, जहाँ वो आसानी से पकड़े जा सकते थे। इसीलिए हॉलिस्टर और बक ने उसकी गाड़ी को ऊपर से नीचे गिरा दिया और वहाँ से चले गए। अब सॉयर अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है और उसमें से अपना फोन निकालती है, लेकिन अब उसका फोन पूरी तरह टूट चुका था और बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी घर के अंदर पाया। सामने एक लड़का खड़ा था, उसका नाम लोबिल था। लोबिल ने सॉयर का इलाज कर दिया था, लेकिन फिर भी सॉयर को उस पर शक था कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने अपना चाकू निकालकर उसे धमकी दी। हालांकि लोबिल उसे ऐसा करने से रोकता है और धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉयर वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन कमजोरी की वजह से वो फिर से वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। लोबिल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और धीरे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सॉयर अपने बारे में सब कुछ बता देती है। इधर जंगल में हॉलिस्टर और बक भी उसे ढूंढ रहे थे। वो हर जगह उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वो इसे हर हाल में पकड़ने की फिराक में थे। तभी उन्हें वहाँ सॉयर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि सॉयर भी कहीं आस पास ही है। इधर सॉयर और लोबिल घर के अंदर बात कर रहे होते हैं जब अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। ये सुनकर सॉयर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तुरंत लोबिल उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि पहले मुझे बाहर जाकर देखने दो। कुछ समय के बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ वही दोनों भाई हॉलिस्टर और बक खड़े होते हैं। हॉलिस्टर लोबिल का कजिन होता है। ये दोनों लोग लोबिल से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोबिल उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी लड़की को नहीं जानता। लेकिन हॉलिस्टर और बक को शक हो जाता है। तभी वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तब तक सॉयर घर से निकलकर बाहर आ चुकी होती है और पास ही एक ट्रक के पीछे छुप जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो लोबिल उसके पास आता है। वो धीरे से कहता है कि तुम्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। फिर वो उससे घर के अंदर आने के लिए कहता है। अब सॉयर को समझ आता है कि लोबिल उसे बचा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला भी हॉलिस्टर और बक के घर गया था। उसका सीनियर पुलिस वाला उससे पूछता है कि उस केस का क्या हुआ। वो जवाब देता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। इसके बाद वही पुलिस वाला हॉलिस्टर और बक के घर पर लौटता है और उनसे सीधे तौर पर कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भेजकर अच्छा नहीं किया। ये सब अब ऊपर तक जा चुका है। यहाँ हमें समझ में आता है कि ये पुलिस वाला
वाला हॉलिस्टर और बक से मिला हुआ है। इधर लॉबेल का घर दिखाया जाता है जहाँ सॉयर उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन लॉबेल उससे कहता है कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। वो बताता है कि इस वीकेंड को हॉलिस्टर और बक बाहर जाने वाले हैं और तब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1-2 दिन इंतजार करना होगा। इससे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सॉयर को समझ आता है कि लॉबेल उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता बल्कि उसकी मदद कर रहा है। लॉबेल केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, इसलिए वो कुछ केमिकल से अलग चीजें बना रहा होता है। वो सॉयर को भी दिखाता है कि वो क्या कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि दोनों भाई एक बार फिर से लॉबेल के घर आते हैं और उनके हाथ में कुछ बड़े बड़े बॉक्स होते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो लॉबेल जानबूझकर वहाँ धुआं कर देता है, जिससे सॉयर वहाँ से भागकर नदी के किनारे चली जाती है। इन भाइयों को ये नहीं पता चलता कि सॉयर उनके कजिन के घर पर थी। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ एक पुलिस वाले को ये पता चलता है कि एक पुलिस वाला हॉलिस्टर और बक के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये देखकर वो उस पुलिस वाले को पकड़ने के लिए उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता वो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लेता है। तभी पुलिस ऑफिसर उससे झगड़ने लगता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों भाइयों की मदद से उसकी लाश को भी छिपा देता है। कुछ समय के बाद जब उनका सीनियर पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है तो पुलिस वाला सॉयर का इल्जाम उस पुलिस वाले पर लगाता है जिसको उसने गोली मार दी थी। लेकिन तभी उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि अब ये केस उसने स्टेट पुलिस को दे दिया है। ये सुनकर वो पुलिस वाला काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सीधे उन दोनों भाइयों के पास जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो उनके साथ ड्रग्स का धंधा करता है। वो दोनों भाइयों से ड्रग्स बनवाता है, इसलिए आखिरी बार जब वो उनके घर गया था तब वो कुछ बड़े बड़े बॉक्स लेकर गया था जिसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। जब सॉयर और लॉबेल घर के बाहर बैठे होते हैं तभी उन्हीं के पास से एक पुलिस वाले की गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। अब इस पुलिस वाले को शक हो जाता है कि शायद वो लड़की लॉबेल के घर में है। फिर वो अपनी गाड़ी रोककर बाहर आता है और लॉबेल से कहता है कि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन लॉबेल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास तलाशी लेने की कोई वारंट भी नहीं था। इसके बाद वो इस बात की जानकारी उन दोनों भाइयों को दे देता है। अब दोनों भाई लॉबेल के घर आ जाते हैं और सॉयर और लॉबेल को देख लेते हैं। ये देखकर दोनों भाई उनको पकड़ लेते हैं और दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन तभी लॉबेल उनको समझाता है कि मैंने उसको बंदी बना रखा है और ये मेरा सारा काम करती है। इसके बाद वो सॉयर से कहता है कि जाओ और कॉफी बनाकर लाओ। सॉयर किचन में जाती है और कॉफी में कुछ मिला देती है। फिर वो वापस आकर बाहर लॉबेल के पास बैठ जाती है। कुछ देर के बाद ओवन से आवाज आने लगती है जो ये बताती है कि कॉफी तैयार हो चुकी है। जैसे ही बग ओवन के पास जाता है अचानक वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से बग की वहीं मौत हो जाती है और बाकी लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले लॉबेल अपने घर में जो केमिकल बना रहा था वो यही केमिकल था। उसने इस बारे में सॉयर को पहले ही बताया था ताकि सही समय पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। ब्लास्ट के बाद उनका घर जलने लगता है और लॉबेल और सॉयर किसी तरह बाहर निकल आते हैं। तभी दूसरा भाई हॉलिस्टर जो कि बुरी तरह जल चुका था घर से बाहर आता है। ये देखकर लॉबेल सॉयर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हॉलिस्टर पीछे से बंदूक लेकर सॉयर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी लॉबेल उसे पकड़ लेता है और उसकी बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है। पर इससे पहले कि लॉबेल उसे गोली मारता वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और बिना सोचे समझे दोनों को ही गोली मारकर उनकी जान ले लेता है। यहाँ पुलिस वाले ने हॉलिस्टर को इसीलिए मारा था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। दूसरी तरफ जंगल में सॉयर भागते भागते सड़क तक पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। राहत महसूस करते हुए वो गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गाड़ी में वही पुलिस ऑफिसर है। सॉयर तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती नदी के किनारे ले जाता है। वहाँ उसे वो नदी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तभी सॉयर का चाकू जो लॉबेल ने उसे दिया था वो नदी में गिर जाता है। वो किसी तरह उसे उठाती है और उस पुलिस वाले पर हमला कर देती है। पुलिस वाला जख्मी हो जाता है और सॉयर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सॉयर सड़क पर पहुँचती है और तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियाँ आती है। ये गाड़ियाँ सॉयर को ढूंढने के लिए ही आई थी। पुलिस आखिरकार सॉयर को रेस्क्यू करके ले जाती है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो जंगल में अकेला रहता है, लेकिन एक दिन जब वो शहर जाता है तो वहां उसे एक लड़की पसंद आती है जिसे वो खरीद कर अपने साथ ले आता है। दरअसल वहां पर शादी करने का रिवाज कुछ ऐसा ही था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की तो गर्भवती है और उसके कुछ दिन के बाद वो उसी की छोटी बहन से भी शादी कर लेता है। लेकिन क्या ये छोटी बहन से शादी उसकी चल पाएगी या ले लेगी उसकी जिंदगी? ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को आखिर तक देखना होगा। कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत से होती है। यहाँ पर हम मार्टिनन नाम के एक शिकारी को देखते हैं जो एक खाली गांव में एक पहाड़ की चोटी पर अकेला जीवन व्यतीत करता है। मार्टिनन के घर के पास कोई नहीं रहता। वहां का इलाका पहाड़ी और पथरीला है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। मार्टिनन का रोज का काम शिकार के लिए जाल बिछाना, अपनी बकरियों की देखभाल करना और भेड़ियों का शिकार करना होता है ताकि वो उनकी खाल निकालकर बेचकर पैसे कमा सके। ऐसे ही मार्टिनन के पास कई भेड़ियों की खाल इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए एक दिन वो इन खालों को बेचने के लिए लोकल टाउन के लिए निकल जाता है। गाँव से उस शहर तक जाने का रास्ता बहुत लंबा और बहुत ही खतरों से भरा हुआ था। वो दिन भर चलता है और रात में एक गुफा में रुकता है। अगले दिन मार्टिनन लोकल टाउन पहुंच जाता है। वो ड्रिंक करने के लिए एक लोकल बार में जाता है। शहर का मेयर जो मार्टिनन के भेड़ियों की खाल खरीदने आया था वो उससे मोल भाव करने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्टिनन ने इस बार भेड़िए की स्किन की कीमत बढ़ा दी थी। मार्टिनन के पास भेड़िए की स्किन की क्वालिटी बढ़िया थी, इसीलिए मेयर उससे भेड़िए की स्किन ज्यादा दाम पर खरीद लेता है और पैसे देकर चला जाता है। यहाँ पर बार का मालिक मार्टिनन को सुझाव देता है कि उसे शादी करके परिवार शुरू करने पर विचार करना चाहिए। मार्टिनन कहता है जहां मैं रहता हूँ वहां की परिस्थितियों में उसकी पत्नी या बच्चे रह ही नहीं सकते, इसीलिए वो शादी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिनन वहां से चला जाता है। शहर से बाहर जाते वक्त मार्टिनन एक स्थानीय महिला से मिलता है। उस महिला का नाम पैस्क्यूला था जो विधवा थी। पैस्क्यूला की भी शारीरिक जरूरतें थी, जिस वजह से पैस्क्यूला और मार्टिनन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद मार्टिनन अपने घर लौट आता है। उसे बार के मालिक की बातें याद आती हैं और वो महसूस करता है कि वो अपने जीवन में काफी अकेला है। इसीलिए मार्टिनन पैस्क्यूला से शादी करने का फैसला करता है। दरअसल मार्टिनन को पैस्क्यूला से प्यार नहीं हुआ था। वो शादी इसलिए करना चाहता था ताकि वो पैस्क्यूला से अपना काम करवा सके और अपनी शारीरिक जरूरत भी पूरी कर सके। वो फिर से लोकल टाउन आता है और पैस्क्यूला के पिता से कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। इस प्रपोजल के बदले वो दहेज के तौर पर कुछ पैसे और भेड़िए की खाल देता है। पैस्क्यूला के पिता इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मार्टिनन पैस्क्यूला को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर लेकर आता है। पैस्क्यूला को अपने नए घर के जीवन में ढलने में काफी दिक्कत और परेशानी हो रही थी, क्योंकि मार्टिनन एक शिकारी होता है। उसे पता ही नहीं होता कि कैसे अच्छे से बात करनी है, या फिर बीवी के साथ रहते कैसे हैं, या फिर इस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। मार्टिनन के अंदर किसी भी तरह की इंसानियत थी ही नहीं। वो पैस्क्यूला को अपने आप से डराकर एक हिसाब से एक मशीन की तरह यूज कर रहा था, जिससे पैस्क्यूला को बड़ी परेशानी हो रही थी। पर वो सब सहते हुए भी मार्टिनन के कामों में उसकी मदद करने लगी। वो खाना बनाने से लेकर भेड़ियों की खाल निकालने तक के काम करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद पैस्क्यूला की तबीयत खराब होने लगती है और वो अक्सर खांसने लगती है, क्योंकि उसे कोई अज्ञात बीमारी हो गई थी। एक दिन पैस्क्यूला मार्टिनन को बताती है कि वो गर्भवती है, लेकिन मार्टिनन ये बात सुनकर खुश नहीं होता, क्योंकि इस बच्चे का पिता वो नहीं था। यानी पैस्क्यूला पहले से प्रेग्नेंट थी, पर उसके पिता ने ये चीज छुपाकर मार्टिनन को अपनी बेटी पकड़ा दी। लेकिन फिर भी मार्टिनन बच्चे के लिए एक झूला बनाने लगता है। एक दिन पैस्क्यूला मार्टिनन से पूछती है, तुम अकेले इस जगह में कैसे रहते हो? क्या तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता? इस पर मार्टिनन कहता है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। लोग यहाँ आने के बाद जीना सीख जाते हैं। वो आगे कहता है कि तुम्हें भी जल्द ही इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी और अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो तो, और जल्द ही हम 3 लोग हो जाएंगे। यहाँ पैस्क्यूला की हालत दिन ब दिन खराब हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद से वो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार रहने लगी थी और पैस्क्यूला बिस्तर पर पड़ जाती है। तब मार्टिनन उसका अच्छे से ख्याल रखता है। ठंड बढ़ने की वजह से पैस्क्यूला को काफी तकलीफ होने लगी थी। कुछ दिन के बाद पैस्क्यूला बच्चे को जन्म देते समय दर्दनाक मौत मर जाती है। मार्टिनन अपनी पत्नी और बेटे की मौत से बेहद दुखी और निराश हो जाता है। वो अपने द्वारा बनाए गए झूले को भी तोड़कर फेंक देता है। वो पैस्क्यूला और उसके बेटे के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गड्ढा खोदने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिनन गुस्से में आ जाता है। वो पास के कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों पर तोड़ फोड़ करने लगता है। इसके बाद मार्टिनन अपनी पत्नी और बच्चे के शवों को कपड़े में बांधकर पैस्क्यूला के पिता के पास लेकर आता है। मार्टिनन उन पर आरोप लगाता है कि तुम्हें पता था कि पैस्क्यूला बीमार थी और वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ जाने दिया। पैस्क्यूला के पिता मार्टिनन के लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं पैस्क्यूला विधवा थी और प्रेग्नेंट थी। हमें डर था कि समाज उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। पैस्क्यूला के पिता ये कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि जब बच्चा पैदा होगा तो लोग मान लेंगे कि मार्टिनन ही उसका पिता है, क्योंकि तुम दोनों साथ रह रहे थे। ये सुनकर मार्टिनन पैस्क्यूला के पिता को डांटता है। मार्टिनन अपने दिए हुए पैसे उससे वापस मांगता है। इस पर पैस्क्यूला के पिता अगले महीने तक का वक्त मांगते हैं। इसके बाद मार्टिनन अपने घर वापस आ जाता है और पैस्क्यूला को भूलने की कोशिश करते हुए अपने काम में लग जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और मार्टिनन पैस्क्यूला के पिता के पास अपने पैसे मांगने जाता है। वो अपने हाथ में राइफल लेकर पैसे की बात करता है, जिससे पैस्क्यूला के पिता बहुत डर जाते हैं। पैसे देने के बजाय वो अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम अडेला था,
मार्टिनन को देने का प्रस्ताव रखते हैं। पैस्कुला के पिता कहते हैं कि अगर तुम अडीला से शादी कर लो तो वो तुम्हारे साथ रहेगी और वही सब कुछ करेगी जो मेरी पहली बेटी पास्कुला तुम्हारे साथ करती थी, यानी कि तुम्हारे काम में हाथ बटाना, तुम्हारे घर बार को देखना और तुम्हारी जरूरतों को भी पूरा करना। मार्टिनन अडीला को ध्यान से देखता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं या वो प्रेग्नेंट तो नहीं। उसे देखने के बाद मार्टिनन अडीला को स्वीकार कर लेता है। एक दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि अचानक वो इस शादी से खुश नहीं थी, उसे सच्चाई पता नहीं थी, इसीलिए उसको लगता है कि मार्टिनन ने उसकी बड़ी बहन को शारीरिक जरूरत के लिए यूज किया और उस पर अत्याचार किया, जिसकी वजह से पैस्कुला की जान गई। यहाँ पर अडीला के पिता बिना उसकी मर्जी के शादी कराने के लिए अडीला से माफी मांगते हैं। वो अडीला से कहते हैं कि अब तुम मार्टिनन की हो चुकी हो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम भागने की कोशिश मत करना, बल्कि स्थिति के अनुसार चलने की कोशिश करना और अपने घर को निभाने की कोशिश करना। अगर तुम भाग गई तो मार्टिनन तुम्हें खोजेगा, हम सबके पीछे भी आएगा और हो सकता है वो मुझे मार ही डाले। उसके पिता अडीला को एक कपड़ा देते हैं जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मार्टिनन के साथ रहने में दिक्कत होगी तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके खुद को खत्म कर लेना, जो एक तरह का जहर है। इसके बाद अडीला जाने से पहले अपने माता पिता से गले मिलती है, फिर वो मार्टिनन के साथ निकल पड़ती है। इनका सफर बहुत लंबा था और अडीला के लिए पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो पहली बार इन पथरीले इलाकों से गुजर रही थी। मार्टिनन बार बार उसे पानी देने की कोशिश करता है। काफी देर तक चलने के बाद ये दोनों मार्टिनन के घर पहुंच जाते हैं। रात में मार्टिनन अडीला के साथ प्यार भरा वक्त गुजारता है। यहाँ अडीला अपने नए जीवन में घुलने की कोशिश कर रही होती है। उसे काफी दिक्कतें हो रही थी। उसे मार्टिनन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि मार्टिनन अडीला से अच्छे से बात नहीं करता था और घर का सारा काम वो उससे ही करवाता था। उसका जब भी मन करता था वो अडीला को अपने करीब ले आता था और अपना वक्त गुजारने के बाद वो उसे दूर हटा देता था। इस वजह से वो मार्टिनन से नफरत करने लगी थी। एक दिन मार्टिनन अडीला को बताता है कि वो 4 दिनों के लिए व्यापार के लिए बाहर जा रहा है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो। इस पर अडीला कहती है कि मेरे पेरेंट्स से मिलो तो उन्हें कहना कि मैं यहाँ ठीक हूँ। मार्टिनन कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ रहना सीख जाओगी। ये जगह मुश्किल जरूर है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। अगले दिन मार्टिनन जाने से पहले अडीला को चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जंगली जानवरों से सावधान रहना होगा। इसके बाद मार्टिनन वहां से चला जाता है। रात में अडीला को अकेले सोने में काफी दिक्कत होती है पर वो जैसे तैसे रात बिता लेती है। अगले दिन अडीला आसपास घूम रही होती है, तभी उसके पास के कब्रिस्तान में 2 खुली कब्रें दिखाई देती हैं जो मार्टिनन ने अपनी पत्नी और बेटे के लिए खोदकर छोड़ दी थी। अभी क्योंकि अडीला को यह नहीं पता था कि पैस्कुला गर्भवती थी और पहले से बीमार थी, इसीलिए मार्टिनन के साथ रहकर और ये सब देखकर अडीला का शक यकीन में बदल गया कि मार्टिनन की वजह से पैस्कुला की मौत हुई। 4 दिन बाद जब मार्टिनन लौटता है तो अडीला उससे पूछती है कि कब्रिस्तान में वो 2 कब्रें किसकी हैं। इस पर मार्टिनन जवाब देता है कि वो कब्र नहीं है, बस गड्ढे हैं। ये जवाब अडीला को परेशान करता है, लेकिन जब मार्टिनन उसे बताता है कि पैस्कुला की मौत उसके पिता की गलती से हुई थी क्योंकि उन्होंने पैस्कुला को उसके पास भेजा था, ये जानते हुए भी कि वो बीमार और गर्भवती है, ये सुनकर अडीला हैरान हो जाती है। अडीला को इस बात का एहसास नहीं होता, वो वहां से चली जाती है। अडीला मार्टिनन से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। एक दिन अडीला को पता चलता है कि वो गर्भवती है। हालांकि मार्टिनन ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश होता है। वो बच्चे का पालना तैयार करने में लग जाता है और अडीला के लिए नाश्ता बनाता है। मार्टिनन अडीला का ख्याल रखने लगता है। वो अडीला से कोई भारी काम नहीं करवाता, लेकिन अडीला इस सबसे खुश नहीं थी। उसे लगने लगा था कि उसकी बहन पैस्कुला को मार्टिनन नहीं मारा था और उसको ये भी लगने लगा कि उसका भी यही हाल होगा। इसीलिए एक दिन अडीला अपने पिता द्वारा दी गई बूटियों को देखकर मार्टिनन के खाने में जहर मिलाने का फैसला करती है और फिर अडीला ऐसा ही करती है। मार्टिनन अनजाने में जहरीला खाना खा लेता है। इसके बाद अडीला हर रोज उसके खाने में जहर मिलाने लगती है। जल्द ही मार्टिनन बीमार पड़ने लगता है। उसे रोजाना उल्टी और कमजोरी महसूस होती है। ये देखकर अडीला खुश होती है। एक दिन जब मार्टिनन शिकार पर गया, अडीला घर से भागने का फैसला करती है। वो अपना सामान लेकर पहाड़ से नीचे भागती है और भागते समय अडीला गलती से मार्टिनन द्वारा जानवरों के लिए बिछाए गए ट्रैप में फंस जाती है। जाल उसके पैर में गहरी चोट कर देता है। वो किसी तरह अपने पैर को ट्रैप से बाहर निकालती है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाती। चोट के कारण वो बेहोश हो जाती है। शाम को जब मार्टिनन घर लौटता है और अडीला को नहीं देखता तो वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है। रात भर मार्टिनन अडीला को ढूंढता रहता है। अगली सुबह वो अडीला के पैरों के निशान देखता है और उनका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। अडीला एक जगह बेहोश पड़ी होती है और ठंड के कारण उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अडीला को घर लाकर उसकी देखभाल करता है। उसके पैर में पट्टी बांध रहा होता है। तब पता चलता है कि अडीला का मिसकैरेज हो चुका है। तब मार्टिनन बहुत दुखी होता है। अडीला को जब होश आता है तब मार्टिनन उसे कुछ नहीं बताता। वो कुछ दिन तक उसका ख्याल रखता है। कुछ दिनों में ही अडीला का घाव अब ठीक हो रहा था और फिर जब उसे एक दिन ये पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, वो दुखी होकर मार्टिनन को बताती है, जिस पर मार्टिनन कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो पहले से ही ये बात जानता था। मार्टिनन को यह भी पता चल चुका होता है कि अडीला उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसीलिए वो अडीला से कहता है कि ठंड बढ़ने वाली है, इसीलिए अब दिन छोटे हो जाएंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। अगले दिन जब मार्टिनन उठता है तो देखता है कि अडीला वहां से जा चुकी है। अडीला यहाँ से आजाद होकर बहुत खुश थी, जबकि मार्टिनन अडीला के लिए खुश था। पर अडीला के जाने पर वो खुद को अकेला महसूस करता है।
मार्टिनन को घर में अडीला की जहरीली जड़ी बूटियों में छिपे हुए डिब्बे का पता चलता है, जिससे वो समझ जाता है कि अडीला ने उसके साथ क्या क्या किया। मार्टिनन चुपचाप बाहर बैठकर रोने लगता है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी बकरियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो अपनी बकरियों को आजाद कर देता है। इसके बाद अब मार्टिनन को हम बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं। वो अपने घर में लेटे हुए छत की ओर देख रहा होता है। अब धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था और ऐसे ही एक दिन मार्टिनन की मौत हो जाती है। दरअसल मार्टिनन ने अपना जीवन शिकार की तरह बिताया था, जिसकी वजह से वो अपने प्यार को जता नहीं पाया और उसे पता नहीं था कि रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। अडीला मार्टिनन के व्यवहार से तंग आ गई थी और क्योंकि उसको लगता था कि पैस्कुला को मार्टिनन ने ही मारा है, इसीलिए उसने मार्टिनन को मारने का फैसला किया और खुद को आजाद कर लिया। और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप मार्टिनन की जगह होते तो क्या आप ऐसे ही मरने का फैसला करते या वापस जाकर अडीला को मार देते? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। और जब तक आप अपनी राय बनाएं तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
एक मासूम सी लड़की जिसकी खूबसूरती को नोचने के लिए रोज उसकी बोली लगती है, लेकिन क्या एक बिकाऊ रिश्ता सच्ची मोहब्बत में बदल सकता है? जब धोखे, दर्द और हवस के अंधेरों को चीर कर कोई इस लड़की को जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करेगा तो क्या वो सफल हो पाएगा या वो भी इसको किसी फायदे के लिए हासिल करना चाहता है? यही सब कुछ दिखने वाला है आपको एंजल की इस दर्दनाक कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के रॉक्स नाम के एक छोटे से शहर से होती है। यहाँ हमें एंजल नाम की खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। ये एक ऐसी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है और जिसका नंबर निकलता है उस इंसान को बहुत खुशनसीब माना जाता है। अब यहाँ हम एंजल को देखते हैं जो बहुत मजबूर और लाचार नजर आती है और वो अपने बचपन के दिन याद करने लगती है जहाँ वो अपनी माँ मीना के पास रहती थी और उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने आने वाले थे। और जब एलेक्स घर आता है तो वो अपनी बेटी एंजल से ठीक से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और मीना से कहता है कि तुम सिर्फ इस घर में रहती हो और मैंने तुमसे शादी नहीं की और ना ही करूंगा और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज है। ये सुनकर मीना गुस्सा करती है और एलेक्स भी गुस्से में आकर उसे मारता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन ये सब मासूम सी एंजल ने बाहर सुन लिया होता है और अपने पिता का ये रूप देखकर एंजल रोने लगती है। तब उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद मीना को एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे सारे बंधन, सारे संबंध तोड़ रहा हूँ और उसने ये घर बेच दिया है और उनसे कभी ना मिलने का फैसला किया है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। अब वो अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने बेचने जॉन नाम के एक जौहरी के पास जाती है, लेकिन जॉन कहता है कि ये गहने नकली हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं है, लेकिन तुम बहुत कीमती हो। ये कहकर जॉन उसे छूने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। मीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है और इसके बाद जॉन मीना के साथ इंटीमेट होता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों पैसे कमा सकें। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मीना को एक बीमारी हो जाती है जिसके कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को ऐसे मरते देख एंजल बहुत रोती है क्योंकि वो अब बेसहारा थी। लेकिन ये तो एंजल का बचपन था, लेकिन वो किस तरह से बड़ी होकर इस शहर की सबसे महंगी तवाइफ बनी ये आपको इस कहानी के आगे पता चलेगा। अब हम कहानी के प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम एक माइकल नाम के इंसान को देखते हैं। वो अपने खेतों का सारा काम अकेले करता है। वो एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर प्रार्थना करता है, लेकिन आज वो गॉड से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसका साथ दे। अब उसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तब उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहली ही नजर में एंजल उसे बहुत अच्छी लगती है। तब माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है। वो बताता है कि एंजल इस शहर के एक पैलेस में रहती है और वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी तवाइफ है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लेकिन वो सोचता है कि चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन मुझे एक बार उससे जरूर मिलना है। अब शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहां की बॉस डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है और उसे ये कमाई कम लगती है, इसीलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है कि तुमने और सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आकर उसे गालियां देती है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड उसे मारता है और बाथ टब में डुबोने लगता है। तभी डचेस वहां आकर उसे रोकती हैं और कहती हैं अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हारी बोटियां बोटियां कर देंगे और तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और इसे दूसरी शिफ्ट के लिए रेडी करो। थोड़ी देर के बाद एंजल फिर अपने काम के लिए रेडी होती है, लेकिन इस बार माइकल उससे मिलने आता है। अब एंजल उससे पूछती है कि बताइए सर, मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ। तब माइकल कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ और मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ बल्कि एक किसान हूँ और अपने फार्म में काम करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी का प्रपोजल देता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि ये अब तक का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। इसी बीच माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन दूसरे दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है और वो एंजल से अपने दिल की बात कहता है कि मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और कहती है कि तुम अपना पैसा और समय दोनों खराब कर रहे हो, इसीलिए मेरे पास आओ, अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो ही नहीं सकती। इतने में माइकल का समय फिर से खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कहता है। अब आगे माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो एंजल तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर माइकल कहता है कि मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। और शाम होते ही वो फिर से एंजल से मिलने चला जाता है और इस बार वो एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे नरक जैसी जिंदगी में कैसे रहना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता या फिर तुम्हारे दिल में फीलिंग्स ही नहीं है?
फिर माइकल उसे प्यार से किस करता है और कहता है क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा। तब एंजल कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ, तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एंजल अपने बचपन के ख्वाबों में खो जाती है। जब एंजल की मां की मौत के बाद जॉन नाम का वो जौहरी एंजल को दूसरे शहर ले गया था। वो उसे वहां बेचने आया था, पर वहां पर काम करने वाली शैली नाम की एक लड़की जॉन से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जॉन नहीं मानता और एंजल को बॉस के पास ले जाता है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ का बॉस ड्यूक आता है। तब जॉन कहता है कि इस लड़की को अपने पास रखो और मुझे मेरे पैसे दे दो। तभी ड्यूक के इशारे पर ड्यूक का आदमी जॉन को मार देता है और ये देखकर एंजल बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तब ड्यूक कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगी और इस तरह डरा धमकाकर उसे वहां रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तब ड्यूक उसे काम में लगा देता है। अब एंजल के दिल से डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। उसने बहुत कुछ ऐसा देखा था जिससे उसका दिल बहुत मजबूत हो गया था और उसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन वो फिर भी मजबूर थी। अब एक दिन एलेक्स वहां आता है और वो ये नहीं जानता था कि एंजल उसकी ही बेटी है और जब वो उसे कमरे में लेकर जाता है तब एंजल उसका काम निपटने के बाद उसे सारी सच्चाई बताती है, जिससे एलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और इसीलिए एलेक्स अपने आप को दोषी मानकर खुद आत्महत्या कर लेता है। और इसी बीच शैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहां से उसके भागने में मदद करती है, लेकिन जब ड्यूक को पता चलता है तो वो शैली को मरवा देता है। अब एंजल को शिप पर दिखाया जाता है जिससे वो दूसरे शहर जा रही होती है। शिप में और भी लड़कियां थीं जो उससे बातें करती हैं, लेकिन जब एंजल दूसरे शहर रॉकीज में पहुंचती है तब वो लड़कियां उसे मारकर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा लेती हैं। उसके बाद डचेस नाम की एक औरत ने उसे बचाया और अपने पैलेस में लाकर उसे धंधे पर लगा दिया। जबकि प्रेजेंट टाइम में आजकल एंजल की तबीयत काफी खराब हो गई थी। उसकी दोस्त के पूछने पर वो कहती है कि मैं अक्सर माइकल के बारे में सोचती रहती हूँ और उसी वजह से शायद मेरी तबीयत भी खराब हो गई है और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं इस काम को छोड़ दूंगी और मैंने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखे हैं, इसीलिए मैं जब भी चाहूँ उससे हिसाब मांग सकती हूँ। और ये कहकर वो डचेस के पास पैसे लेने जाती है, पर डचेस उससे कहती है कि यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और रहने के लिए जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था और वो कहती है कि मेरे पैसे मुझे दे दो। इस पर डचेस को गुस्सा आता है और वो एंजल से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी और तब एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचेस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमी को बुलाती है और एंजल को मारने का हुक्म देती है, जिसके बाद वो आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मारता है और उसी रात माइकल को सपना आता है और उसे महसूस होता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अब अगली सुबह माइकल पैलेस पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो डचेस से कहता है कि अब मैं एंजल को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, लेकिन डचेस कहती है कि एंजल पर मेरा कर्ज है, कर्ज चुकाए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर माइकल डचेस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे देता है और फिर वो एंजल को अपनी माँ की रिंग देकर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर एंजल हाँ कह देती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म में ले आता है और मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। होश में आने पर वो माइकल से कहती है कि तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। तब माइकल कहता है कि तुम उसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें उस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वो रिंग वापस कर देती है और कहती है कि मैं ठीक होने के बाद तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है कि शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिस पर एंजल पूछती है कि क्या यह तुम्हारी पत्नी के हैं। तब माइकल कहता है कि ये मेरी बहन के थे और 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। अब उसका पति पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय पॉल दूसरे शहर में है। उसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वो फिर गिर जाती है। अब माइकल उसका ख्याल रखने लगता है और इसी तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि एंजल बिल्कुल ठीक हो गई है। और रात के समय जब माइकल उसे देखने आता है तब एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। और वो माइकल से इंटीमेट होने को कहती है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में जो एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नर्क जैसी जिंदगी मिली, इसीलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अब अगली सुबह जब माइकल फार्म में काम कर रहा था तब एंजल जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ वाला काम नहीं संभाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फार्म में काम कर सकती हूँ, जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो उसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे अंडे लाना, मुर्गी पालना और मछली पकड़ने के साथ साथ कई काम भी सिखाता है।
अब इन सब कामों में एंजल को मजा आने लगता है और फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है कि थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे? पर माइकल उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाता है और वहां से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे, ठीक इसी उगते हुए सूरज की तरह। एंजल कहती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है कि वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। पर एंजल कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो पर मेरे करीब नहीं आते। माइकल बताता है कि मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में वो एहसास होने का। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ इंटीमेट होता है। अब अगले दिन फार्म में पॉल आता है और माइकल से मिलता है। पॉल अपने काम के लिए दूसरे शहर गया था और वो बहुत दिनों बाद लौटा है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद जब वो पॉल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तो पॉल उसे देखकर पहचान लेता है, पर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहता। फिर माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है और वो एक अच्छी वाइफ डिजर्व करता है, ना कि तुम जैसी घटिया औरत। एंजल कहती है कि वो खुद मेरे पास आया था और सब कुछ जानने के बाद ही उसने मुझे अपनाया है और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन पॉल नहीं मानता और यहाँ से माइकल के पास जाता है और एंजल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घटिया लड़की है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब माइकल गुस्से में आकर उसे एक घूंसा मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो एंजल को भी एक बहन मानना पड़ेगा। फिर माइकल पॉल को सॉरी कहता है और समझाता है कि तुम चाहो तो शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो और पहले की तरह अच्छे से जी सकते हो। अब हम अगले सीन में एंजल और माइकल को देखते हैं। अब माइकल एंजल से कहता है कि अगले दिन पॉल शहर जा रहा है और उनके बीच जो भी हुआ वो सारी बातें एंजल को बताता है और एंजल के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और हम पूरी जिंदगी खुश रह सकें। पर वो बच्चों वाली बात सुनकर एंजल को अपने पास्ट में गुजरा हुआ एक हादसा याद आता है कि जब वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसा फिर से ना हो, इसीलिए ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाया और उसका ऑपरेशन कराया ताकि वो कभी भी मां ना बन पाए। अब दूसरे दिन से एंजल फार्म के सारे कामों को अच्छे से करने लगती है और उसने फिशिंग करना भी सीख लिया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं माइकल के प्यार को समझने लगी थी। पर अभी भी वो खुद को दोषी मान रही थी क्योंकि उसके अतीत की कड़वी सच्चाई के बारे में माइकल को कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो खुद को माइकल के काबिल नहीं मान पा रही थी। फिर वो दोनों रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों को देखते हैं। वो एक फैमिली थी और उनकी माँ एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी। उनका अपना घर नहीं था, वो किसी दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे थे। तब माइकल और एंजल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें खाना देते हैं और वो उनके बहुत शुक्रगुजार होते हैं। और उनकी मरियम नाम की एक बड़ी बेटी भी थी जो एंजल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे। तब वो उसे बता देती है कि वो पहले क्या थी और किस तरह वो मिले थे और इसी बीच दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं जो देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। अब रात को मरियम के पिता सबको बताते हैं कि उन्होंने पॉल से कुछ जमीन खरीद ली है और वो सब मिलकर यहीं रहेंगे। अगले दिन जब माइकल और एंजल खेत में होते हैं तब एंजल कहती है कि मरियम बहुत ही प्यारी लड़की है ना और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है कि एंजल मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाद एंजल उसे वो सच बता देती है कि ड्यूक ने जबरदस्ती एक डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करवाया था जिससे वो कभी मां नहीं बन सकती और माइकल को बच्चा नहीं दे सकती। माइकल कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये सच कभी नहीं बदलेगा। लेकिन हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर एंजल ने मान लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कभी भी मां नहीं बन सकती और ना ही माइकल के लिए एक परफेक्ट वाइफ बन सकती है। अब उसी शाम जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब एंजल माइकल से कहती है कि मुझे वहीं ले चलो जहां हमने पहली बार सनराइज देखा था और वो दोनों वहां जाकर सनसेट देखते हैं और उस पल को यादगार बनाने के लिए दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें माइकल की रिंग रखकर सबके जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम की एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और वो हमेशा खुश रहेंगे। अब मरियम माइकल को वो लेटर दिखाती है और कहती है तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए, पर माइकल कहता है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसे अपने प्यार का एहसास भी दिलाया, अब ये उसकी जिंदगी है, वापस आने का फैसला भी उसी को करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एंजल एक होटल में पहुंचती है और होटल ओनर से कहती है कि अगर आपको किसी कुक की जरूरत है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए है। ये सुनकर होटल का ओनर मान जाता है। अब एंजल वहाँ काम पर लग जाती है, पर उसी दिन ड्यूक का एक आदमी उसे वहाँ काम करते हुए देख लेता है और उसी रात को होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है।
अगले दिन एंजल जले हुए सामान को समेट रही थी कि तभी उसके सामने ड्यूक आता है। ड्यूक दरअसल वही आदमी है जिसने एंजल को बचपन में जॉन को मारकर अपने कब्जे में लिया था और अब उसने इस शहर में आकर अपना वही धंधा शुरू कर दिया था जिसके बारे में एंजल नहीं जानती थी। और वो एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद ड्यूक बताता है कि कल रात होटल में मैंने ही आग लगवाई थी और अब अगर तुम नहीं मानती तो मैं इस होटल ऑनर को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि ड्यूक के पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ वो उसी तरह की जबरदस्ती का काम करवाता है। ये देखकर एंजल कहती है कि तुम बड़ी लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए इन छोटी बच्चियों को लेकर उन पर जुल्म करते हो ना। ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गई या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर दिखाना है। इसके बाद वो एंजल को स्टेज पर ले जाकर सबको दिखाना चाहता था, पर इसी बीच पहली बार एंजल गॉड से प्रे करती है कि अगर आप सच में हो तो उन छोटी बच्चियों के लिए ही सही मेरी मदद करो और मुझे सच बोलने की ताकत दो। इसके बाद ड्यूक उसे सबके सामने स्टेज पर ले जाता है, लेकिन वो स्टेज पर खड़ी होकर सब लोगों को बताती है कि किस तरीके से ड्यूक छोटी लड़कियों के साथ जुल्म करता है और अपनी कहानी भी बताती है। यह सुनकर ड्यूक सबको बताता है कि ये झूठ बोल रही है और स्टेज से एंजल को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाता है और उसे वहां मार देने ही वाला था कि तभी ड्यूक का एक आदमी वहां आकर उसे गिरा देता है, क्योंकि वो आदमी ड्यूक के क्रूर तरीके से तंग आ चुका था। इसीलिए वो एंजल को भागने के लिए कहता है। अब एंजल उन बच्चियों के कमरे में जाकर उन्हें वहां से बचाकर बाहर भागने लगती है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक तो सच में एक बेरहम है जो छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करता है। जिसके बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और ड्यूक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ड्यूक वहां से भाग रहा होता है, लेकिन सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर फांसी लगाकर मार देते हैं। अब हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम पॉल को एक दूसरे शहर में देखते हैं। यहाँ पर वो अचानक एंजल को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक बड़े स्कूल में पहुंच जाता है और अंदर जाकर इंक्वायरी करता है। तब एंजल उसे मिल जाती है। इसके बाद वो एंजल से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। एंजल बताती है कि ये एक स्कूल है जहाँ मेरी तरह जो लड़कियां हैं शुरुआत करना चाहती हैं तो उन्हें यहाँ शिक्षा दी जाती है, और ये सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। फिर एंजल माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल कहता है कि मरियम अब मेरी वाइफ है और अब वो माँ बनने वाली है। तुमने सोचा था कि वो दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह माना और वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अभी भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर एंजल बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि माइकल एक नेक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताए। इसके बाद पॉल उसे वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं 4 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो खेतों में काम कर रहा होता है। तभी वो एंजल को देखता है कि वो वापस आ गई है। अब एंजल उसके पास आती है और उसे अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम एंजल नहीं बल्कि सैरा है, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया तुम उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तब माइकल कहता है कि इन्हीं तकलीफों की वजह से हमें यह खूबसूरत पल मिला है और अब हम एक साथ हैं। और फिर वो अपनी माँ की रिंग जो अब तक उसने रखी थी वो एंजल को देता है और उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल फिशिंग कर रहा था। तभी वहां एंजल आती है और हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब ठीक हो चुकी है। और इस मोमेंट पर यह कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।